इस तरह की शारीरिक इच्छाओं ने मुझे दूसरे लोगों के कैरेक्टर का काफी ठंडा जज बना दिया था। अगर मैं कमीना नहीं होता तो शायद मैं किसी और से ज्यादा अपनी जान की फिक्र करता। वो इतनी प्यारी थी, एक पूरी तरह से शैतान राजकुमारी। आप उसे डेट पर पूछने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में डाल देते। अचानक मैंने कुछ ड्राइंग बनाने का फैसला किया। आसपास कोई कागज नहीं था, इसलिए मैं अभी भी लकड़ी पर चारकोल का इस्तेमाल कर रहा था। मेरे नए शरीर ने मुझे जो चाहिए था उसे बनाना काफी आसान बना दिया, जो इस मामले में वो था जिसे हम अपनी दुनिया में बिजनेस सूट कहते हैं। मैंने पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ उदाहरण आउटफिट्स ट्रेस किए। जैसा कि मैंने किया, बेनीमारू को उन्हें पहने हुए देखने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह की शक्लें उन्हें मिली थी, मैंने सोचा कि ये उन पर बिल्कुल फिट बैठेंगे, खासकर शियोन पर, उसकी गरिमापूर्ण शक्ल के साथ। मैंने सोचा, बहुत दिलचस्प, शुना ने कहा जब मैंने उसे दिखाया। मुझे इनमें से कुछ सिलने में खुशी होगी। तो बस यही था। इस बीच मैंने फैसला किया कि मैं अपने लिए कुछ थोड़ा और इनफॉर्मल पहनूंगा। एक हल्की शर्ट और कुछ पैंट, गर्मियों की गर्मी के लिए अच्छे। मुझे किसी तरह की हुडी भी पसंद आएगी, लेकिन इस ग्रह पर जिपर बनाने का कोई तरीका नहीं था। अभी के लिए मैंने थॉट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके संबंधित लोगों को ये बताने के लिए अपनी इमेज भेजी कि ये कैसा दिखना चाहिए और कैसा महसूस होना चाहिए। इसलिए उम्मीद है कि वे मेरे लिए इसे जल्द ही बना देंगे। ये ऑर्डर देने के बाद हम सब वर्कशॉप से चले गए, सिवाय शुना के। लेक सिसु जुरा के जंगल के बीच में स्थित थी, जो दलदली जमीन के एक बड़े इलाके से घिरी हुई थी। ये छिपकली इंसानों का इलाका था। झील के चारों ओर कुछ गुफाएं थीं। ये एक तरह का प्राकृतिक भूमिगत भूल भुलैया बनाते थे, जो अंदर जाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोक देता था। और इसके आखिर में विशाल गुफा थी जिसमें छिपकली इंसानों का गढ़ था। वहां ये जाति उस प्राकृतिक सुरक्षा से सुरक्षित झील क्षेत्र पर नियंत्रण रखती थी जो उन्हें मिली हुई थी। हालांकि आज छिपकली इंसानों को ऐसी खबर मिली जिसका उनकी जाति के भविष्य पर असर पड़ सकता था। ऑर्क सेनाएं यहाँ थीं और वे लेक सिसु की ओर बढ़ रही थीं। ये सुनकर भी मुखिया अपनी शांति बनाए रखने में कामयाब रहा। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, उसने दहाड़ते हुए कहा। हम इन सुअरों को उसी खाई में वापस भेज देंगे जहां से ये आए हैं। वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो आराम करेगा। हमले के आदेश के साथ उसने अपनी सेना को ऑर्क सेना के बारे में ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। उन्हें सबसे पहले उनकी संख्या का पता लगाना था। एक आम छिपकली जैसा आदमी जो मांसाहारी और लड़ाई में बहुत खूंखार होता है, उसकी रैंक C+ के आसपास होती है। उनके बटालियन लीडर शायद B- तक पहुंच जाएंगे, शायद कुछ B तक भी। शायद आधी जनजाति लड़ाई में हिस्सा लेगी और आधी किसी भी युद्ध में एक जबरदस्त मौजूदगी होगी। आम राय ये थी कि जंगल के आसपास के छोटे राज्यों में से किसी एक की पूरी तरह से हथियारों से लैस नाइट कॉप्स एक ठोस C+ खतरा थी। इनमें से ज्यादातर राज्यों में सेना कुल आबादी का ज्यादा से ज्यादा 5% होती थी, आमतौर पर 1% से ज्यादा नहीं, जब तक कि वे लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में शामिल ना हों। 10,000 सैनिकों वाली छिपकली जैसी सेना जो टीम वर्क और तालमेल दिखाती है, जिसके लिए जाति जानी जाती है, उस राज्य के लिए कोई उम्मीद नहीं छोड़ेगी जिसकी आबादी 10 लाख से कम हो। और ये लड़ाई उनके अपने इलाके में होने वाली थी। सरदार को अपने जीतने की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था। ऑर्क्स को कमजोर विरोधियों पर हमला करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी फूड चेन में ऊंचे लोगों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। छिपकली जैसे आदमी कमजोर नहीं थे, वे, जैसा कि कहा जाता है, ऊंचे थे। गॉब्लिन एक अलग बात होती, लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जो उन्हें छिपकली जैसे आदमियों के खिलाफ इतना निडर बना रही थी? इस सवाल ने उसके मन में एक छोटा सा बीज बो दिया, जो अब भी सरदार के दिल में चुभ रहा था। वो एक बहादुर आदमी था, लेकिन वो सावधान भी था। एक ऐसा संतुलन जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जो इतनी खूंखार जाति का नेतृत्व करना चाहता हो। और सरदार की चिंताएं बिल्कुल सही निकली। ऑर्क सेना की कुल संख्या 2 लाख है। जासूस टीम की रिपोर्ट ने सरदार और उसके आदिवासी बुजुर्गों की परिषद को उस बड़ी गुफा में डर की एक लहर दौड़ा दी। इसकी सामग्री, जिसे छिपकली जैसे योद्धाओं ने रुक रुक कर सांसों में बताई, उसने सभी को अपनी जगह पर जमा दिया। बकवास, ये मुमकिन नहीं हो सकता, एक बुजुर्ग ने मजाक उड़ाया। सरदार मान गया, अगर इतने सारे लोग मौजूद नहीं होते तो वो भी यही कहता। उसका फर्ज था कि वो अपने लोगों के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहे और हर बुरी खबर से बेअसर रहे।
उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो सीधे सीधे ऐसा कह भी नहीं सकता था। अगर रिपोर्ट सही निकली तो उसे इसे मानना होगा और जवाबी कदम उठाने होंगे। क्या ये सच है? उसने हिम्मत करके पूछा। मेरी जान की कसम, ये सच है मेरे मालिक। ठीक है, तुम जाओ और आराम करो। उसने योद्धा को शांत भाव से सिर हिलाया और छिपकली जैसे योद्धाओं को जो यकीनन खबर पहुंचाने के लिए दिन रात पूरी रफ्तार से दौड़े थे, कमरे से बाहर जाने का हुक्म दिया। सरदार को हमेशा की तरह समझदार और शांत देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली होगी, इतनी कि वे वहीं जमीन पर गिर पड़े जहां वे खड़े थे। टुड इतना थक गया था कि आगे नहीं बढ़ सकता था। कमरे को इस बात का यकीन दिलाने के लिए ये काफी सबूत था कि उनकी खबर सच थी। 2 लाख? ये तो पागलपन है। अपने साथी योद्धाओं को जासूस टीम को ले जाते हुए देखकर सरदार खुद को स्थिति का फिर से मूल्यांकन करने के लिए मजबूर पाता है। ऑर्क्स निश्चित रूप से संख्या के मामले में तेजी से बढ़ने वाली जाति थी, लेकिन उसे शक था कि वे भी इतनी बड़ी संख्या में लड़ाई करने वाले पुरुषों और महिलाओं को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। उनके पास 2 लाख भूखे पेटों को खिलाने के लिए लॉजिस्टिक्स कैसे हो सकते थे? उन सप्लाई लाइंस को चालू रखना एक बड़ा काम होगा। इतने सारे खाने को ट्रांसपोर्ट करना इस अनुशासनहीन भीड़ के लिए संभव नहीं हो सकता था। ऑर्क्स जेब स्वार्थी बदमाश हैं, उन्हें अपने अलावा किसी और की कोई परवाह नहीं है। कोई उन्हें एकजुट इकाई में कैसे बदल सकता है? यही सवाल है, सरदार ने सोचा। सबसे योग्य नेता भी एक साथ 2 लाख की सेना को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक कि उन सब पर उसका पूरा कंट्रोल ना हो। एक साथ 1000 लोग ही प्रैक्टिकल लिमिट होगी। ऑर्क्स डी रैंक के राक्षस थे जिनकी बुद्धि इंसानों से कम थी। उन्हें किसी भी ऐसी चीज की परवाह नहीं थी जो उनके सीधे सामने ना हो। वे सब के सब मूर्ख थे और उनकी शब्दावली में सहयोग शब्द मौजूद नहीं था। सरदार के पास अपने अधीन काम करने वाले सभी छिपकली जैसे आदमियों को संभालने का काम था, जिनकी संख्या लगभग 20,000 थी, और ये एक जाति थी जो कुल मिलाकर एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहती थी। उस संख्या में एक 0 और जोड़ दें तो इसे समझना मुश्किल था। क्या उनके बीच में कोई जीनियस क्लास का व्यक्ति है जो सेनाओं का नेतृत्व कर रहा है? सरदार ने खुद से सवाल किया। ऐसा शायद ही हो सकता है। उनमें व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम किसी भी व्यक्ति को एक अनोखा राक्षस होना चाहिए, और मैंने एक ही समय में एक से ज्यादा ऐसे प्राणी के बारे में नहीं सुना। बेशक आपके जैसे कई अनोखे राक्षसों के ऑर्क्स के बीच पैदा होने का विचार सोचना भी असंभव है। सरदार ने सिर हिलाया जब वे सभी अविश्वास में सिर हिला रहे थे। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन तथ्यों से इनकार करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं ये मान लूं कि ये रिपोर्ट सही है, तो ऑर्क्स क्या करने में सक्षम है? भले ही ऑर्क्स के पास लिजर्ड मैन चीफ जैसे कई अनोखे मॉन्स्टर थे, क्या उनमें एक ही मकसद के लिए मिलकर काम करने की काबिलियत थी? इस तरह की अनसुनी ताकत को इकट्ठा करने के लिए किसी और की मौजूदगी की जरूरत होगी। कोई ऐसा जो उन सभी टैलेंटेड अनोखे मॉन्स्टर्स को एक दूसरे की जान लेने के बजाय एक कॉमन गोल के लिए कोशिश करने पर मजबूर करे। ऐसा अनोखा करिश्माई लीडर होने का मतलब होगा कि लोअर लेवल के ऑर्क्स को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। असल में वे पहले कभी न देखे गए खतरे बन सकते हैं। क्या मुझे ये मानकर कार्यवाही करनी चाहिए कि उनके बीच में ऐसा कोई सुपीरियर लीडर है? क्या ऑर्क्स में सीधे शब्दों में कहें तो ऐसी काबिलियत है? वेट, क्या ऐसा हो सकता है? अपनी ही सोच में एक खास पॉइंट पर पहुंचकर चीफ स्पष्ट रूप से परेशान हो गया। ये एक ऐसा विचार था जिसे वो अपने दिमाग से निकालना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। कोई ऐसा जो इतनी बड़ी ताकत पर राज कर सके, कोई ऐसा जिसके बारे में कहा जाता है कि वे हर कुछ सदियों में सिर्फ एक बार पैदा होता है। क्या उनकी रैंक में कोई ऑर्क लॉर्ड हो सकता है? चीफ की फुसफुसाहट भले ही धीमी थी, लेकिन बढ़ती हलचल के बावजूद वो उसके लोगों तक साफ और जोर से पहुंची। जो लोग इसे समझे वे चुप हो गए और आखिरकार पूरी गुफा में सन्नाटा छा गया। एक ऑर्क लॉर्ड? लेकिन जरूर, अगर किसी तरह ऐसा हुआ तो? जो बूढ़े चीफ के सलाहकार थे वे भी इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। एक ऑर्क लॉर्ड सिर्फ कहानियों की बात थी, और उनकी सोच में वो सच में लाखों की सेना को कमांड करने में सक्षम था। जितना वे इस बारे में सोचते गए, उतना ही कम वे इस स्थिति का कोई और कारण सोच पा रहे थे। अगर किसी तरह उनके बीच में कोई ऑर्क लॉर्ड है, तो इससे ये जरूर समझा जा सकता है कि वे इस तरह एक साथ क्यों आए हैं। लेकिन किस मकसद के लिए? क्या इस समय इससे कोई फर्क पड़ता है? एकमात्र सवाल ये है कि क्या हम उन्हें हरा सकते हैं या नहीं। मैदान में लड़ने से कम संख्या वाले लिजर्ड मैन भारी नुकसान में होंगे। हालांकि दलदल उनका अपना इलाका था। सावधानी और सही जाल बिछाकर उनके पास जीत का पूरा मौका था, या उन्हें ऐसा लगता था।
अगर ये सिर्फ किसी दूसरे ऑर्क झुंड जैसा एक आम झुंड होता तो सरदार जानता था कि उन्हें कई तरीकों से कैसे खत्म करना है। लेकिन अगर सच में कोई ऑर्क लॉर्ड पैदा हुआ था तो अब ये इतना आसान नहीं था। अगर उनकी संख्या इतनी कम थी तो उन्हें अपना मनोबल ऊंचा रखना होगा और अपनी टीम वर्क से दुश्मन को हराना होगा। सरदार जानता था कि ये मुमकिन है क्योंकि उन्हें उस इलाके की जमीन की जानकारी थी। लेकिन ये रणनीति ऑर्क लॉर्ड के खिलाफ काम नहीं करेगी। एक ऑर्क लॉर्ड सिर से पैर तक एक राक्षस होता है जो अपने साथियों के दिलों में छिपे हुए डर को सूंघ कर खा सकता है। सरदार ने मन ही मन सोचा, हम इस दुविधा से कैसे निकल सकते हैं? अगर ये ऑर्क लॉर्ड वाली बात सच निकली तो एक ऐसे खतरे के लिए जो था ही नहीं, वो और कुछ नहीं मांग सकता था। लेकिन फिर भी उसे लगा कि टकराव से पहले वो जो भी कदम उठा सकता है उसे उठाना चाहिए। उसे बैकअप की जरूरत होगी। चीफ ने मन बना लेने के बाद अपने एक आदमी को बुलाया। उस आदमी का नाम गेबिल था और जितना समझदार और सोच विचार कर काम कर। जैसे ही उनकी मीटिंग शुरू हुई, पीले पड़े गॉब्लिन सरदारों ने एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखा। पहले के मुकाबले कम लोग आए थे, जो समझ में आता था। बहुत से लोग इस अभूतपूर्व खतरे के सामने भाग गए थे। एक ऐसा खतरा जो जूरा के जंगल को हमेशा के लिए नाटकीय रूप से बदल सकता था। ये सब डायर वॉल्फ के हमले से शुरू हुआ। वो और वे सभी गॉब्लिन जिन्होंने उन गांवों को छोड़ दिया था जिनसे वे नाम वाले योद्धा थे। इस बड़े पैमाने पर भाग जाने के बावजूद नाम वाले लड़ाकों ने भेड़ियों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। उनमें से एक बचाने वाले ने अपनी अथाह ताकत का इस्तेमाल करके उनकी रक्षा की थी। नाम वाले लड़ाकों ने न केवल डायर वॉल्फ के खतरे को हराया, बल्कि उन्हें अपनी बात मानने पर मजबूर भी किया, और अब वे फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे। जो गांव वाले कुछ समय पहले एक ट्रिब्यूनल में उनके साथ लड़ने की इच्छा जता चुके थे, वे अब चले गए थे, इस बचाने वाले द्वारा चलाए जा रहे गांव में चले गए थे। गॉब्लिन, वे छोटे तुच्छ जीव, जब तक समूहों में नहीं रहते और एक दूसरे की मदद नहीं करते तब तक उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी इन गॉब्लिन के लिए अपने रिश्तेदारों को इस तरह छोड़ने के बाद अपने घमंड को छोड़कर माफ़ी मांगने का कोई रास्ता नहीं था। चाहे वे अपने दिल में कितना भी चाहते हों, कुछ ने तो सच में ऐसा कहा भी था। लेकिन अगर वे अब उनसे जुड़ना चाहते तो इसमें कोई शक नहीं कि उनके साथ गुलामों जैसा ही व्यवहार किया जाता। इस तरह से सोचने पर यह पूरी तरह से अव्यवहारिक था। खुशकिस्मती से इस बचाने वाले ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वो अपने आसपास के गांवों को हड़पना चाहता है। शायद वे पहले की तरह ही रहते हुए मौजूदा स्थिति बनाए रख सकते थे। हाँ, यही सबसे अच्छा होगा। लेकिन जिंदगी उनके प्रति इतनी दयालु नहीं थी। एक दिन अचानक पूरी प्लेट मेल पहने हुए ऑर्किश शूरवीरों का एक छोटा समूह उनसे मिलने आया। हम ऑर्किश ऑर्डर के शूरवीर हैं। इसी पल से ये ज़मीन हमारे बहादुर ऑर्क लॉर्ड के कंट्रोल में है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें जिंदा रहने का मौका देंगे। तुम्हें कुछ दिनों के अंदर जितना हो सके उतना खाना इकट्ठा करके हमारे हेडक्वार्टर्स लाना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे और तुम्हारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार करेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हम कोई दया नहीं दिखाएंगे। जो हमारा विरोध करते हैं हम उन्हें सरेंडर की कोई शर्त नहीं देते। कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लो। गाहा। अपनी एक तरफा घोषणा पूरी करके ऑर्क शूरवीर बेझिझक चले गए। ऑर्क ज्यादा से ज्यादा डी रैंक के मॉन्स्टर थे, गॉब्लिन से ज्यादा मजबूत, हाँ, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में इतने ज्यादा नहीं। इस तरह की ताकत किसी की जानकारी में नहीं थी। जूरा के जंगल में कुछ अनजान, डरावनी चीज हो रही थी। अब सभी को इसका यकीन हो गया था। कुछ ऐसा जो न सिर्फ इस गांव के लिए बल्कि आसपास की सभी गांवों के लिए बुरे संकेत दे रहा था। जब तक गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्हें पता चला कि ऑर्क शूरवीरों ने उन सभी से बिल्कुल वैसी ही घोषणाएं की हैं, तब तक निराशा पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। उस पल सभी गॉब्लिन को एहसास हुआ कि उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ऑर्क चाहते थे कि गॉब्लिन उन्हें खाना दें, इतना तो वे जानते थे। वे उनसे खाना चाहते थे ताकि उन्हें खुद खाना इकट्ठा करने की चिंता न करनी पड़े, नहीं तो वे पहली नज़र में ही गॉब्लिन गांवों को जलाकर राख बना देते। उन्होंने दावा किया कि वे उनकी जान बख्श देंगे, लेकिन अगर वे उनका सारा खाना जब्त करने वाले थे तो क्या फ़र्क पड़ता? वे या तो भूख से मर जाते या मारे जाते। फ़र्क सिर्फ पक्की मौत और जिंदा बचने के बहुत छोटे मौके के बीच था। चाहे वे कितना भी दांत पीसते, गॉब्लिन के लिए इंतजार में सिर्फ पूरी तरह से खत्म होना था। उनकी लड़ाई के लिए तैयार सेना 10,000 से भी कम थी। बाहरी इलाकों में अपने साथियों से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। जो आदिवासी बड़ों से जुड़े हुए नहीं थे, कुछ नहीं किया जा सकता था। जैसे ही वे इस मुश्किल में फंसे, उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें और भी मजबूर कर दिया। एक छिपकली आदमी का दूत मिलने आया। क्या ये उम्मीद की कोई किरण थी?
गॉब्लिन के बड़े बुजुर्ग इस मैसेंजर से मिलने के लिए भागे, जो गैबिल नाम का एक छिपकली जैसा आदमी था और दावा करता था कि वो अपने कबीले के योद्धाओं का लीडर है। एक जाने पहचाने जीव के आने पर वे उसके चारों ओर ऐसे जमा हो गए जैसे कोई बचाने वाला उन्हें इस भयानक मुसीबत से जरूर निकालेगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रति अपनी वफादारी की कसम खाओ। ऐसा करो तो तुम्हारा भविष्य सच में उज्जवल होगा। बुजुर्गों ने तुरंत उस पर विश्वास करने का फैसला किया। ये कमजोर लोगों की क्लासिक गलती थी, जो किसी भी ऐसी चीज को पकड़ लेते हैं जो उनकी मदद कर सके। कुछ गॉब्लिन ने सुझाव दिया कि छिपकली जैसे आदमियों के शासन में रहने से अपने पुराने भाइयों के साथ वापस मिल जाना बेहतर है, लेकिन वे कम संख्या में थे। वोट डाले गए और अब वे गैबिल के इशारों पर नाच रहे थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इससे असल में उनकी किस्मत पक्की हो गई थी। छिपकली जैसे आदमियों के योद्धा सरदार गैबिल ने सीधे आदेश पर दलदली जमीन से 100 लड़ाकों को अपने साथ लिया था। सरदार ने उसे आदेश दिए थे, ऐसे आदेश जो उसे खास पसंद नहीं थे। वो एक जाना पहचाना राक्षस था और उसका बेनाम सरदार उसे बैलों की जोड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। एक वैगन, और भले ही ये सरदार उसका अपना पिता ही क्यों ना हो, ये उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। वो जानता था कि वो चुना गया है। खास ये गैबिल के लिए गर्व की बात थी और उसके आत्मसम्मान का मुख्य स्रोत था। वो चुना गया था। वो दलदल में एक खास राक्षस से मिला था और उस राक्षस ने उसे एक नाम दिया था। तुम में काबिलियत है, भविष्य में मैं तुम्हें अपना दाहिना हाथ बनते हुए देख सकता हूँ। मैं किसी दिन तुमसे मिलने वापस आऊंगा। इस तरह उसका नाम गैबिल रखा गया। उसे ये ऐसे याद था जैसे ये कल ही हुआ हो। ये घटना और वो राक्षस गेलमुड। उसने गेलमुड को अपना सच्चा मालिक माना। वो मेरा पिता हो सकता है, लेकिन मेरे पास क्या वजह है कि मैं एक बिना नाम के नौकर को हमेशा मुझ पर हुक्म चलाने दूं। मुझे किसी दिन सभी छिपकली इंसानों पर राज करना है। मुझे करना ही होगा, सर गेलमुड के लिए। क्या चीजें ऐसी ही होनी चाहिए थी? ऐसा नहीं हो सकता था, या गैबिल ने ऐसा सोचा। ये उसके पिता से पहचान पाने की चाहत का साइड इफेक्ट था, जो उसकी जिंदगी में हमेशा सख्त रहने वाला इंसान था, सभी छिपकली इंसानों का महान लेता। वो अपने घमंड को खुद पर हावी होने दे रहा था, लेकिन उसे ये समझने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। तो अब क्या? सरदार ने उसे गॉब्लिन गांवों में घूमने और उनका सहयोग मांगने का आदेश दिया था। उसे कुछ हद तक उन्हें धमकाने की इजाजत थी, लेकिन उसे साफ तौर पर ऐसा कुछ भी करने से मना किया गया था जिससे वे छिपकली इंसानों के खिलाफ हो जाएं। गैबिल का मानना था कि ये एक बेकार सा विचार था। गॉब्लिन के साथ ताकत दिखाना ही काम आता है, ये हमेशा काम करता है। जहां तक उसकी बात थी, उसका तरीका बिल्कुल ठीक काम करेगा। उसके पास इसके लिए जरूरी ताकत थी। हाँ, हमें ऐसे कमजोर दिमाग के सरदार की क्या जरूरत है कि ऑर्क की भीड़ के बारे में सोचने भर से ही वो डर के मारे कांपने लगता है। अब मेरे पास पूरे कबीले पर कब्जा करने का मौका है। ये एकदम सही मौका लग रहा था, लेकिन छिपकली इंसानों को अपनी तरफ लाना आसान नहीं होगा। ऐसे छिपकली इंसान जो ताकत को, लेकिन एकता को भी लगभग हर चीज से ऊपर मानते थे। सरदार का अपने सभी नागरिकों पर, सबसे निचले दर्जे के कीचड़ छानने वाले तक पर कंट्रोल था, और गैबिल जानता था कि शुरुआत में कुछ ही लोग उसका साथ देंगे। उसने सोचा कि वो अभी भी इतने सैनिक इकट्ठे कर सकता है जो उसके वफादार होंगे, जैसे कि गॉब्लिन। निचले दर्जे के, हाँ, लेकिन वे जिंदा ढाल के तौर पर काफी अच्छा काम करेंगे। अगर वे काफी ज्यादा संख्या में हों तो वे भी खतरा बन सकते हैं। उसे पता था कि ताकत संख्या में है, और 10,000 की संख्या उसे बहुत काम की लग रही थी। ऑर्क्स के बारे में चिंता क्यों करें? छिपकली जैसे इंसानों में सबसे ताकतवर योद्धा के तौर पर मेरी शक्तियों के साथ वे बस एक मामूली चीज है, और मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपने पिता को हमेशा के लिए गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर सकता हूँ। तो सर गैबिल का जमाना जल्द ही आने वाला है? आहा, सच में बहुत बढ़िया मेरे मालिक, और मैं वादा करता हूँ कि हम सब दुनिया के आखिर तक आपका साथ देंगे। गैबिल ने उसे भरोसे से सिर हिलाया। उसके मन में छिपकली जैसे इंसानों के नए सरदार और महान लेता के तौर पर उसका भविष्य पहले से ही तय था। फिर शायद उसके पिता आखिरकार उसे पहचान पाएंगे कि वो असल में कौन है, लेकिन अभी के लिए उसे समझदारी से काम लेना होगा, चुपचाप रहना होगा और सही मौके का इंतजार करना होगा। सबसे पहले अपनी सेना बनाना जरूरी था। तो वो गॉब्लिन गांवों में गया। एक एक करके उसने उन्हें अपने काबू में कर लिया। जाहिर है वे पहले ही ऑर्क से संपर्क कर चुके थे, और ये उनके लिए काफी था कि वे उसे किसी दयालु भगवान की तरह माने। इससे उसका पहले से बढ़ता हुआ आत्मविश्वास और बढ़ गया, जिससे चीजें अप्रत्याशित दिशाओं में चली गईं। मैं ही यहाँ का असली हीरो हूँ, गैबिल ने सोचा। उसके काम और ज्यादा साहसिक और ज्यादा जोखिम भरे होते गए। उसकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं भूखी थीं और जल्द ही उन्हें खाना खिलाना था। कई दिन बीत गए। शुरुआत में मुझे चिंता थी कि बेनीमारू और ओग्रिस मेरे लोगों के साथ शायद अच्छे से घुल मिल नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हॉबगॉब्लिन के लिए ओग्रिस ऊंची जाति के थे, लेकिन गॉब्लिन में उन्हें अपना मानने की क्षमता थी, और क्योंकि ओग्रिस कमजोर लोगों को परेशान करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे, इसलिए गॉब्लिन के हिसाब से वे पूजा के लायक थे। कुरोबे तलवारें बना रहा था, शुना कपड़े सिल रही थी, और सोई हेलमत कोकून इकट्ठे कर रहा था।
मैंने सच में सबको काम में लगा रखा था। बेनीमारू और हाकुरो नीचे अंडरग्राउंड गुफा में थे, जिसके बारे में मैंने उन्हें बताया था। वे इसे ट्रेनिंग कहते थे, जो मुझे ठीक लगा। उनके बदले हुए रूपों में मुझे यकीन था कि उनके पास नई क्षमताएं थीं जिन्हें टेस्ट करने की जरूरत थी। शियोन ने बताया कि वे कहाँ थे जब हम शहर के चारों ओर बन रहे स्ट्रक्चर्स का सर्वे कर रहे थे, या सही कहूँ तो जब वो घूम रही थी तो मैं शियोन की छाती से चिपका हुआ था। उसने मेरी सेक्रेटरी बनने के लिए खुद कहा था और मेरे पास उसे मना करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वो अब रंगा की जगह मेरा ट्रांसपोर्ट बन गई थी। मैं इंसान बन सकता था, लेकिन सच में स्लाइम बनना ज्यादा आसान था। मेरे मन में निश्चित रूप से कोई गलत इरादा नहीं था, जैसे उसकी छाती के बीच दबे रहने का मजा लेना या कुछ और। मैंने अभी इसे शहर कहा और ये इसे बताने का सबसे अच्छा तरीका था। अब ये निश्चित रूप से गांव नहीं रहा। जहां तक मेरे प्लान की बात है, भविष्य में हमारा दायरा काफी बड़ा होने लगा था। बेशक हम अभी भी सीवर सिस्टम और दूसरे अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने व्यस्त थे कि जमीन के ऊपर ज्यादा कुछ बदलने में अभी समय लगेगा। मिल्डो के अपने काम में जितना जोश दिखाई दे रहा था, उसे देखते हुए मेरे पास आखिर में बड़ी चीजों की उम्मीद करने का पूरा कारण था। शहर का सेंटर बिल्डिंगों से काफी भरने लगा था, भले ही अभी ये सब बहुत साधारण सा दिख रहा था। ज्यादातर सिर्फ टेम्पररी थे। ये हमारा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट बन रहा था। हमारे स्टोर हाउस के बगल में लॉग हाउस की एक लाइन, जो हथियार, कवच और कपड़े बनाने के लिए वर्कशॉप के तौर पर काम कर रही थी। कुरोबे उनमें से एक के अंदर छिपा हुआ था, काइजिन के साथ जोर जोर से हंस रहा था, जबकि वो किसी चीज पर काम कर रहा था। मैं ये जानने के लिए सब्र से इंतजार कर रहा था कि वो क्या है, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं बीच में दखल दूंगा तो मैं क्रिएटिव प्रोसेस में रुकावट डालूंगा। तो हम उस बिल्डिंग की ओर बढ़े जहां शुना थी। आह सर रिमुरु, मुझे देखते ही वो खुशी से मुस्कुराई। वो मुझे उठाने के लिए जल्दी से उठी, जैसे कि मुझे शियोन के हाथों से छीन रही हो। उसने मुझे प्यार से थपथपाया और मुझे चारों ओर घुमाया, ये दिखाते हुए कि वे अपना काम कैसे संभाल रहे थे। वे वहाँ मजे कर रहे थे, जिसे देखकर मुझे खुशी हुई, और जब हम बातें कर रहे थे तो उसे कोई खास शिकायत नहीं थी। जब भी सोए अपने कोकून के साथ वापस आता, वे तुरंत सिल्क प्रोडक्शन शुरू कर देते। भांग और सूती कपड़े पर काम पहले से ही चल रहा था। मैं उनकी स्पीड से इम्प्रेस था। खैर, इसके लिए हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए सर रिमुरु, शुना ने कहा। पता चला, और मुझे इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था, कि शुना ने यूनिक स्किल एनालिसिस हासिल कर ली थी, वही जिसका इस्तेमाल मैं इतने अच्छे से कर रहा था। जाहिर है उसे मेरे ग्रेट सेज स्किल के हिस्से के तौर पर मुझे मिले कई फायदे विरासत में मिले थे। हेस्ट एंड थॉट, एनालाइज एंड असेस, कास्ट कैंसिल और ऑल ऑफ क्रिएशन। हालांकि उसके मामले में उसकी असेस स्किल्स इतनी एडवांस थीं कि वो सिर्फ मैजिक सेंस का इस्तेमाल करके चीज़ों को एनालाइज कर सकती थी, जबकि मुझे पहले उन पर प्रेडेटर का इस्तेमाल करना पड़ता था। काफ़ी सुविधाजनक, लेकिन उस यूनिक स्किल को हासिल करने की वजह से उसने अपनी काफ़ी सारी मैजिक एनर्जी खो दी थी। इस झटके से वो लगभग B+ लेवल पर वापस आ गई थी। हालांकि एवोल्यूशन अभी भी इतनी ताकत का अपग्रेड था कि उसे कोई शिकायत नहीं थी। सर रिमुरु, शियोन ने कहा, जब शुना के साथ हमारी बातचीत खत्म हो रही थी। राजकुमारी शुना को अपना काम संभालना है। शायद अभी के लिए हमें उन्हें उनके काम पर छोड़ देना चाहिए। उसके पास मेरे लिए एक स्केड्यूल था, ठीक किसी अच्छी सेक्रेटरी की तरह। ओह, तो क्या तुम सर रिमुरु का अच्छे से ख्याल रख रही हो? बेशक। मैं महसूस कर सकता था कि शियोन मुझे शुना से दूर ले जा रही है। मैं सर रिमुरु की सभी ज़रूरतों का ध्यान रखूंगी, इसलिए उस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही, मुझे भी उनका ख्याल रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं प्रिंसेस शुना, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी पूरी देखभाल करूंगी। मुझे लगभग चिंगारियां उड़ती हुई दिख रही थी। नहीं, बस मेरी कल्पना थी। वैसे भी मुझे किसी की देखभाल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मैं इतने लंबे समय तक अकेला रहा था कि मैं अपनी ज़रूरत का लगभग कुछ भी खुद कर सकता था। शायद अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैंने सोचा। सर रिमुरु, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए सबसे सही कौन है, मैं या शियोन? मैं बहुत देर हो चुका था। हाँ, तुम्हें रेशम बुनना है या कुछ और है ना शुना? मुझे लगता है जब भी तुम फ्री हो मदद कर सकती हो। शायद। किस चीज़ की मदद? ठीक है, मुझे क्या पता। बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है कि मुझ पर इतना भरोसा किया गया। शुना मुस्कुराई। मुझे लगता है कि ये उसके लिए काफ़ी था। खैर, अच्छा है, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। धन्यवाद, मैंने जवाब दिया। उसने जवाब में प्यारी सी गर्दन हिलाई। बिल्कुल, जब भी आपको ज़रूरत होगी मैं खुशी से आपकी शैमनेस के तौर पर सेवा करूंगी। शैमनेस? हाँ, आपने मुझे अपनी ऑरिकल के तौर पर स्वीकार किया है ना, जो आपकी पूजा करेगी और आपकी सेवा करेगी। क्या मैंने किया था? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वो याद रहता, लेकिन मैंने ऐसा कहने में हिचकिचाया, ये महसूस करते हुए कि ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। ओह, हाँ, श्योर, तो मेरी ऑरिकल बनने का मजा लो। मेरा स्वागत एक पिंक मुस्कान के साथ हुआ। आप अच्छे हाथों में हैं सर रिमुरु, बहुत प्यारी। मैं उसे लगभग कुछ भी कहने देने के लिए तैयार था। तो इस मामले में सर रिमुरु, हमें चलना चाहिए।
शियोन ने बेशक उस मौके को खराब करने का मौका उठाया और मुझे तेजी से ऊपर उठा लिया। थैंक यू। यू वेलकम सर, शुना चहकी। उसके चेहरे पर मुस्कान खिंची हुई थी, जैसे वो अभी अभी किसी बड़ी लड़ाई में जीत कर आई हो। अच्छा हुआ कि ये मामला सुलझ गया। मुझे लगा कि हमारे आसपास का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो गया था। हालांकि मुझे यकीन था कि ये मेरा मन मुझे धोखा दे रहा था। दुनिया की बहुत सी चीज़ों के साथ सबके लिए यही बेहतर होता है कि वे इसे अपनी कल्पना मान लें। अब हम बेनीमारू और उसकी टीम के पास जा रहे थे। वे ज़रूर अपनी नहीं पाई शक्तियों को आजमा रहे होंगे और मैं जानना चाहता था कि उन्होंने अब तक क्या खोजा है। हम अंडरग्राउंड गुफा में पहुंचे तो देखा कि बेनीमारू और हाकुरो एक दूसरे से तलवारबाजी कर रहे थे। बेनीमारू की लकड़ी की तलवार किसी वजह से सफ़ेद आभा से घिरी हुई थी। जब उसने हाकुरो पर वार किया तो उससे रोशनी की एक तेज चाप निकली जो आगे बढ़ी। वो हाकुरो के शरीर से सीधे गुजर गई और उसके पीछे एक बड़े पत्थर को साफ 2 हिस्सों में काट दिया। अगले ही पल हाकुरो बेनीमारू के पीछे आ गया और अपनी लकड़ी की तलवार उसके दुश्मन की गर्दन पर रख दी। जाहिर है इससे लड़ाई खत्म होने का इशारा मिला। ये लोग ओगरे हैं ना? क्योंकि मैंने अभी जो छोटा सा हिस्सा देखा वो बहुत ही शानदार लग रहा था। वो मूव्स और वो सफ़ेद रोशनी, ये क्या है? लकड़ी की प्रैक्टिस तलवारें चट्टानों को तोड़ने के लिए काफ़ी हैं, तो फिर तलवार की ज़रूरत ही क्या है? हाकुरो ने सबसे पहले मुझे देखा। नमस्ते सर रिमुरु, उसने कहा। ये काफ़ी अच्छी जगह है, शांत भी। मुझे माफ़ करना कि मुझे आपको इस हालत में देखना पड़ा सर रिमुरु। ओह नहीं, मैंने सुना था कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि देखूं कैसा चल रहा है। सब ठीक चल रहा है ना? मुझे लगता है कि हम इस पर काबू पा रहे हैं। हाँ, बेनीमारू ने कहा। हाकुरो ने अपनी जवानी का काफ़ी हिस्सा वापस पा लिया है, जिससे वो अपनी आधी उम्र के आदमी जितना मजबूत हो गया है। हो, सच में, जैसा लॉर्ड बेनीमारू कहते हैं, मैं इस सूखे पुराने शरीर में ताकत महसूस कर सकता हूँ। लेकिन ये तो हम दोनों के लिए अभी शुरू हुआ है हाकुरो। मैं अभी भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, याद है? जो जीतने के लिए काफ़ी होना चाहिए था, लेकिन फिर भी। बेनीमारू का चेहरा साफ तौर पर बिगड़ गया। मैं समझ गया था कि उसके मैजिक्यूल्स के भंडार उसके दुश्मन से कहीं ज्यादा थे। सच में युवा मालिक, या मुझे कहना चाहिए लॉर्ड बेनीमारू, हालांकि मुझे डर है कि आप अपनी ताकत के भंडार पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। आपको अपनी तलवार की बात सुननी चाहिए, जैसे मैं करता हूँ, और उसके साथ एक हो जाना चाहिए। जब तक आप वो हासिल नहीं कर लेते, मैं खुद को आपसे हारने नहीं दूंगा। इवॉल्व होने से पहले भी बेनीमारू इतना माहिर फाइटर था कि वो मेरे पीछे से चुपके से आ सकता था। मुझे अभी भी याद है कि उसने मेरे मैजिक सेंस से इतनी देर तक कैसे बचा कि उसने मेरी आर्म काट दी, जबकि मल्टीलेयर्ड बैरियर और बॉडी आर्मर उसे बचा रहे थे। मैं इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था, लेकिन हो सकता है कि अब वो इतना मजबूत हो गया हो कि काम पूरा कर दे। हाँ, तुमने कुछ समय पहले मेरी आर्म काट दी थी ना? मैंने कहा। अगर तुम्हें मेरी ईमानदारी से कोई दिक्कत ना हो तो उसने मुझे चौंका दिया था यार। हा। और फिर तुमने पल भर में उसे फिर से बना लिया। मुझे लगता है कि मैं ही घबराहट के करीब था। खैर, ये सच था। हाँ, सही था। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे वहाँ अल्ट्रा स्पीड रीजेनरेशन मिल गया था। लेकिन बेनीमारू को जो नहीं पता था, उससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। फिर भी जिस तरह से तुमने खुद को पूरी तरह से छिपा लिया, मैं उससे काफ़ी प्रभावित था। ये कैसे हुआ? ये एक स्किल है जिसे बैटल विल कहते हैं। ये मेरे ऑरा का इस्तेमाल करती है, जिसे ये मैजिक से अलग तरह की स्किल्स की कैटेगरी में रखता है। जैसा कि हाकुरो ने बताया, बैटल विल एक यूनिक तरह की आर्ट है या टेक्निकल स्किल है, जो शरीर के अंदर के मैजिक्यूल्स को फाइटिंग स्पिरिट में बदलती है, जिससे यूज करने वाले की फिजिकल ताकत बढ़ जाती है। अगर आपका ऑरा वो है जो तब निकलता है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो फाइटिंग स्पिरिट वो है जो आपका शरीर तब रिलीज करता है जब लड़ाई हो रही हो। हालांकि हाई लेवल मॉन्स्टर्स के पास पहले से ही ऑरा होने को देखते हुए मुझे ये एक ही सिक्के के 2 पहलू लगे। कुछ और आर्ट्स भी थी, जैसे इंस्टेंट मूव, जो ठीक वैसा ही करने देता था, या फॉर्म हाइड, जो आपकी दुश्मन को आपको देखने से रोक देता था। मॉडल विल, जो आपकी मुट्ठियों और हथियारों को मजबूत करता था, एक शुरुआती आर्ट थी। और वही सफ़ेद रोशनी थी जिसे मैंने अभी देखा था। वे इसे प्रोजेक्टाइल के तौर पर फायर कर सकते थे। ये सब कुछ हद तक मैजिक जैसा था, सिवाय इसके कि ये मैजिक नहीं था। एक तो इसमें कास्टिंग टाइम नहीं था, जिससे मुश्किल समय में इसे यूज करना ज्यादा आसान बनता था। ये देखते हुए कि सही लेवल की इंटेलिजेंस वाला कोई भी आर्ट सीख सकता है, मुझे लगता है कि ओग्रेस को इस तरह की चीजें यूज करते देखना कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए थी। शुना के पास भी वो इल्यूजनरी मैजिक था। मुझे लगता है कि ये मान लेना चाहिए कि हाई लेवल मॉन्स्टर्स के पास इस तरह की चीजें आमतौर पर होती हैं। अगर वो मेरे साथ हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो बहुत परेशान करने वाला। अगर कोई आम एडवेंचरर कभी ऐसे मॉन्स्टर से टकरा जाए जिसके पास इस तरह के हथियार हों, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि कितने बदनसीब लोग इस तरह से मारे गए होंगे। मैंने उनके लिए एक पल रुककर मन ही मन प्रार्थना की। लेकिन ये बैटल विल वाली चीज दिलचस्प थी।
मैं निश्चित रूप से फॉर्महाइड के बारे में जानना चाहता था, जिसके सामने मैजिक सेंस भी बेकार था। मेरे इंसानी रूप में मुझे नॉर्मल वजर थी, लेकिन अगर मेरे पास वो नहीं होता तो मैं उस अटैक के लिए पूरी तरह से खुला होता। जैसा कि उन्होंने बताया, ये आर्ट आपकी आवाज़ को दबाने से शुरू होती है, फिर आपकी गंध, फिर आपका तापमान, फिर आपकी आत्मा, और एक बार जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं तो आप अपने आसपास के मैजिक्यूल्स को भी डिस्टर्ब नहीं करते। ये निश्चित रूप से एक स्किल थी जो मैं सीखना चाहता था। लॉर्ड हाकुरो हमारे टीचर थे और हमारे सेवकों में सबसे माहिर तलवारबाज थे। बढ़िया। तो हाकुरो, मैं वो बैटल विल वाली चीज़ सीखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हॉबगॉब्लिन्स को भी इसमें ट्रेनिंग मिले। क्या तुम मेरे ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर के तौर पर मेरे लिए थोड़ी और मेहनत करोगे? हो, आप इस बूढ़े आदमी से कोई एहसान चाहते हैं? ये सुनकर मुझे खुशी हुई। अगर ये आपके लिए है सर रिमुरु, तो मैं अपनी थकी हुई हड्डियों को एक बार फिर से इस्तेमाल करने में बहुत खुशी महसूस करूंगा। सर रिमुरु, बेनीमारू ने आगे कहा, आपने कहा था कि आप इस जमीन पर एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, है ना? आप राजा के रूप में सेवा कर रहे थे और रिगार्ड आपके टॉप मंत्री के रूप में। मुझे खुद सरकार के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब बात लड़ाई की आती है, मिलिट्री मामलों में मुझे लगता है कि कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आप मुझे उस तरह की कोई भूमिका देना चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लूंगा। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक तरह से नीचे का पद होगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। हम अब आपकी सेवा करते हैं सर रिमुरो, और हमने अपनी वफादारी दिखाई है। अगर मैं आपका जागीरदार बनकर ये पूरा कर सकता हूँ तो मैं खुशी खुशी अपनी हर चीज़ दांव पर लगा दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे संभालूं। वो सच में गंभीर लग रहा है। उसने कुछ दिन पहले भी ऐसी ही रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैंने सच में अभी तक इस पर गंभीरता से सोचा नहीं था। शायद मुझे ही उसे थोड़ा और सम्मान देना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी ताकत पर भरोसा कर सकता हूँ। मुझे लगा कि मुझे उसके पक्के इरादे का बदला किसी न किसी तरह चुकाना ही था। अब समय आ गया था मेरे और इन ओग्रिस के लिए मजबूती से आखिरकार हाथ में हाथ डालकर चलने का समय। ये बहुत गलत है सर रिमुरु। अगर ऐसा ही होगा तो मैं भी किसी पद पर नियुक्त होना चाहती हूँ। अरे यार, उसने मुझे चौंका दिया। शियोन अभी भी मुझे कसकर अपनी छाती से पकड़े हुए थी और साफ तौर पर मुंह फुलाए हुए थी। हे भगवान, क्या उसे लगा कि मैं उसे कूल किड्स क्लब से बाहर निकाल रहा हूँ या कुछ और? लगता है मुझे उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। मैं उसकी बाहों से कूदकर जमीन पर आ गया और ऐसा करते ही मैं इंसान के रूप में बदल गया। ठोस जमीन पर पैर रखने से पहले मैंने अपने पेट से कपड़े निकाले और पहन लिए। ये एक ऐसी चाल थी जिसकी मैं चुपके से प्रैक्टिस कर रहा था। बेनीमारू और शियोन हैरान दिखे, लेकिन कुछ कहने के बजाय वे चुपचाप मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। तो ठीक है बेनीमारू, मैं तुम्हें अपना सामुराई जनरल नियुक्त करता हूँ। अब से तुम मेरे देश के मिलिट्री मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार होगे। हाँ मेरे मालिक, मैं युद्ध के मैदान पर और बाहर भी आपकी अच्छी सेवा करूंगा। और तुम शियोन, मैं तुम्हें अपनी रॉयल गार्ड नियुक्त करता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे काम मुख्य रूप से सेक्रेटरी वाले ही रहेंगे, लेकिन जो भी हो अपना बेस्ट करना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मालिक। मैं हर दिन पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी सबसे अच्छी सेवा कर सकूं। तो अब मैंने न सिर्फ उन सब का नाम रखा है, बल्कि मैंने उन्हें काम करने के लिए 3 क्लास भी दे दिए हैं। वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कुरोबे को भी अपना काम बहुत पसंद आ रहा था। मुझे उन्हें पहले ही फॉर्मल टाइटल दे देने चाहिए थे। शुना और सोई भी कुछ पाने के हकदार थे। जैसे ही ये ख्याल आया, बेनीमारू के बगल में अचानक एक आकृति दिखाई दी। वो सोई था और ऐसा लग रहा था कि वो बेनीमारू की परछाई से सीधे बाहर कूद गया। जैसा कि उसने बताया, ये शैडो मोशन स्किल का नतीजा था जो उसे अपनी इवोल्यूशन के हिस्से के तौर पर मिली थी। मुझे पता था कि इसमें लोगों की परछाई का इस्तेमाल करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कम से कम समय में जाना शामिल है, लेकिन मुझे इसकी खास बातों के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। मैंने ये खुद सीखा था। ये उन चीज़ों में से एक थी जो मैंने डायर वुल्फ से सीखी थी, लेकिन मैंने इसे अभी तक आजमाया नहीं था। शायद ये पहली नज़र में जितना सोचा था उससे ज़्यादा उपयोगी हो। इस समय मेरे पास इतनी सारी चीज़ें थीं कि मुझे उन सब के साथ पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं मिला था। मुझे जल्द ही इस पर ध्यान देना चाहिए, कम से कम, खासकर अगर सोई पहले से ही इसमें माहिर है। मुझे लगता है कि ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे देखकर सोई एक घुटने पर बैठ गया। रिपोर्टिंग मेरे मालिक, उसने कहा। हाँ, मैंने अपना ककून इकट्ठा करने का मिशन पूरा कर लिया है और वापस आते समय मैंने छिपकली जैसे आदमियों के एक ग्रुप को चलते हुए देखा। उन्हें दलदल से इतनी दूर देखना बहुत अजीब लगा, जिसे वे अपना घर कहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके आपको रिपोर्ट करना सबसे अच्छा होगा। सोई एकदम शांत लग रहा था। उसकी सांसें तेज नहीं थी या कुछ नहीं, लेकिन मुझे यकीन था कि वो ज़रूर जल्दी आया होगा। मेरी सेंस हीट सोर्स स्किल ने मुझे बताया कि उसके शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा ज़्यादा था। छिपकली जैसे आदमी, ये अजीब है, बेनीमारू ने सोचते हुए कहा। तो छिपकली जैसे आदमी और ओर्क्स, अब पक्का कुछ हो रहा था।
सोई, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ इंटेलिजेंस का काम करो। आज से तुम मेरे गुप्त एजेंट के तौर पर काम करोगे, मेरे और हमारे मकसद के लिए जानकारी इकट्ठा करोगे। मैं इससे बेहतर कुछ नहीं सोच सकता मेरे मालिक, उसने धीमे से लेकिन पक्के इरादे से जवाब दिया। मुझे हमेशा बताया गया था कि मेरे पूर्वज तथाकथित डार्क आर्ट्स में माहिर थे और मैं उन स्किल्स को आपके लिए पूरी तरह से इस्तेमाल करने का इंतजार कर रहा हूं। तो अब मैं और ओगरे कमोबेश एक बड़ा खुशहाल परिवार थे। मेरे पास वफादार एजेंटों का एक छोटा समूह था जो मेरे अंडर काम कर रहा था। वे ओगर मेज में बदल गए थे और उन्होंने अपने पूर्वजों की काफ़ी सारी काबिलियतें फिर से हासिल कर ली थीं। जब वे पहली बार बदले थे तो मैंने अंदाज़ा लगाया था कि वे सब दीवार के पार और ए रैंक के टॉप पर पहुंच गए थे, लेकिन अब जब वे स्किल्स हासिल कर रहे थे और अपने नए शरीरों के आदी हो रहे थे तो उनकी इंडिविजुअल रैंक बदल रही थी। ताकत में बाकी गांव से बहुत आगे, लेकिन फिर भी बदल रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे द्वारा उन्हें जॉब्स या क्लासेस देने से हर किसी के पास काम करने के लिए सही मात्रा में जादुई शक्ति तय करने में मदद मिली थी। हॉबगॉब्लिन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिन्हें क्लासेस दी गई थी। आखिर में लड़ाई में सफलता का लेना देना कच्ची ताकत से कम और इस बात से ज्यादा था कि आप अपने दुश्मन से स्किल के मामले में कैसे मुकाबला करते हैं। असल में ये मेरी स्किल्स ही थीं जिन्होंने इफ्रिट को हराया था, न कि मेरे स्लाइंग शरीर ने मेरे लिए जो कुछ भी किया। इन ओगर मेजेस को इसी तरह अनोखी स्किल्स हासिल करते देखना दिलचस्प था। मुझे लगा कि शुना ने मुझ पर थोड़ा दबाव डाला था, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे लगता है कि वो पहली एक शामनिस थी, इसलिए मैंने उसे जो क्लास दी वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही। वो भी इससे काफ़ी खुश थी। तो अब मेरे पास 6 ओगर मेजेस मेरे अंडर काम कर रहे थे। हर किसी की अपनी क्लास थी। बेनीमारू सामुराई जनरल, शुना द ओरेकल, हाकुरो द इंस्ट्रक्टर, सोई द कवर्ड एजेंट, शियोन द रॉयल गार्ड और कुरोबे द स्वॉर्ड्समिथ। मुझे ये पसंद आया। गैबल को उन गॉब्लिन गांव में कुछ बहुत ही समझने वाले लोग मिल रहे थे जहां वो खुद गया था। उन्हें इस बारे में किसी बड़ी बड़ी बातों की ज़रूरत नहीं थी कि वो कितना शक्तिशाली है। वे उसे पहली नज़र में ही उसका पीछा करने के लिए उत्सुक थे। उसे लगा कि कमज़ोर जातियां ऐसे ही काम करती हैं और अगर उन्होंने उसका विरोध करने का कोई भी संकेत दिखाया तो वो उन्हें पीट कर काबू में करने के लिए तैयार था। चीफ के आदेश अब गैबल के दिमाग में नहीं थे। उसने हर गांव के काबिल योद्धाओं को इकट्ठा किया और जो भी खाने का सामान वे अपने गोदामों से इकट्ठा कर सकते थे ले आए। वे कुल 7,000 थे, हल्के चमड़े के कवच पहने हुए और पत्थर के नुकीले भाले लिए हुए। लड़ाई में उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अभी के लिए ये ठीक था। जो लोग लड़ने से बहुत डर गए थे वे पहले ही भाग गए थे। बुजुर्गों, उसने चिल्लाकर कहा, क्या इस इलाके में और भी गांव हैं जिनके बारे में मुझे पता होना चाहिए? बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक ने आखिरकार डरते हुए जवाब दिया, ठीक है, शायद ठीक से कोई गांव नहीं, लेकिन एक और बस्ती होनी चाहिए। हाँ, बस्ती? बुजुर्ग के शब्दों ने छिपकली वाले आदमी को गुस्सा दिलाया। उसमें क्या है? जिस बस्ती की तुम बात कर रहे हो उसमें इतनी चिंता की क्या बात है? बुजुर्गों ने एक हैरान कर देने वाली कहानी सुनाई, भयानक भेड़ियों पर सवार गॉब्लिन बैंड की। उसे ये समझ नहीं आया। वे ताकतवर राक्षस थे। वे कुत्ते झुंड में घूमकर मैदानों पर राज करते थे। अपने इलाके में यहाँ तक कि छिपकली वाले योद्धा भी संभल कर चलते थे। वे गॉब्लिन जैसी इतनी नीची जाति की बात क्यों मानते? ये बेवकूफ़ी थी। और जैसे जैसे बुजुर्गों की कहानियां आगे बढ़ीं, वे और भी अजीब होती गईं। जाहिर है उन्हें एक स्लाइम लीड कर रहा था। अजीब बात है, अब तक का सबसे नीचे लेवल का मॉन्स्टर। शायद वे उतने ही बेवकूफ़ गॉब्लिन के दिमाग को लुभाने का कोई तरीका ढूंढ सकते थे, लेकिन डायर वोल्व्स? अरे नहीं, गैबल को ये खुद देखना था। शायद इस बस्ती की स्थापना के पीछे कोई चाल थी जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद ये तथाकथित डायर वोल्व्स भी उसके साथ हो जाएंगे और विशाल मैदान उसके पर्सनल शिकारगाह बन जाएंगे। इसलिए वो हरकत में आया और उसने अपनी इच्छाओं को उसे आगे बढ़ने दिया। गैबल को जो जगह बताई गई थी वहाँ कोई गांव नहीं था। इससे उसे गुस्सा आया, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अगर वो डायर वोल्व्स का कंट्रोल हासिल करना चाहता था तो उसे यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें तो उम्मीद करनी ही थीं। अपने लिजर्ड मैन सुपीरियर के प्रति किसी भी कर्तव्य की भावना से आज़ाद होने के कारण उसके लिए सत्ता की अपनी लालसा को रोकना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि सब्र ही कुंजी है। अभी उसके चीफ का अस्तित्व उसकी सेना के लक्षणों के रास्ते में एक रुकावट से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर वो डायर वोल्व्स का सहयोग हासिल कर लेता तो दूसरे लिजर्ड मैन निस्संदेह तब तक अपने नए राजा को पहचान लेते। मैदानों के मालिक दलदल के राजा के साथ अब उन निम्न दर्जे के सुअरों से किसे डरना था, चाहे वे कितनी भी बड़ी भीड़ क्यों ना हो? किसी को नहीं। गैबल को ये यकीन था वो जल्द ही उन्हें दबा देगा और फिर वो जूरा के जंगल पर राज करेगा।
और मुझे लगता है ये सर गेलमुड के पैरों पर रखने लायक काफ़ी बड़ी उपलब्धि साबित होगी। अपने मालिक की खुशी की कल्पना करके गैबिल के लिए सब्र रखना आसान हो गया। उसने पहले ही लेक सिसु में अपने आदमियों को तैनात कर दिया था, जो अतिरिक्त आदेशों का इंतजार कर रहे थे। सप्लाई अभी भी कम थी, इसलिए उन्हें जल्द ही कार्रवाई करनी थी, बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। उसके एक आदमी ने इलाके में ताज़े निशानों को देखने की रिपोर्ट की। उसने तुरंत एक आदेश दिया। 10 एलीट लड़ाकों का एक समूह, जिसमें वो खुद भी शामिल था, अपने हॉवर लिजर्ड माउंट पर अपने लक्ष्य की ओर जाएगा। गैबिल ने मैदान में अपनी उपस्थिति छिपाने की जहमत भी नहीं की। डायर वुल्व्स चिंता की बात थी, लेकिन अगर वे गॉब्लिन जैसे जीवों का हुक्म मान रहे थे तो अब वे कोई खतरा नहीं हो सकते थे। मुझे उन्हें ट्रेन करना होगा और उन्हें उनकी पुरानी शान वापस दिलानी होगी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसका क्या इंतजार कर रहा था। सर गेलमुड की सेवा करने के विचार से उसका सिर गर्व से भरा हुआ था। वही एकमात्र मालिक जिसे वो सच में प्यार करता था। जब से मैंने ओग्रे जादूगरों की अपनी नकली कैबिनेट बनाई थी, तब से कई दिन बीत चुके थे। जैसा कि उन्होंने कहा था, उनके और हॉबगॉब्लिन के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, जिसमें रिगर्ड भी शामिल था। सोई शुना को कच्चा माल दे रहा था और वो पहले ही उससे रेशम का धागा सफलतापूर्वक बना रही थी। उससे बने कपड़े ने उसे गांव की गॉब्लिनाओं के लिए हैरानी का सबब बना दिया था, जो कि समझ में आता था। गॉब्लिन युग के साधारण भांग की तुलना में ये बिल्कुल अलग ही दुनिया की चीज थी। शुना अब लिलिना के नेतृत्व में गॉब्लिनाओं को, जिसमें हारुना भी सबसे आगे थी, सिलाई की कला सिखा रही थी। ओग्रे अब कपड़ों की वर्कशॉप की असल हेड बन गई थी। वो कवच बनाने वाले गान के साथ भी मिलकर काम कर रही थी, आरामदायक कपड़े बनाने पर राय मशविरा कर रही थी और अपने उत्पादन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही थी। जल्द ही हमारे पास फॉर्मल और रोजाना पहनने वाले कपड़ों की एक पूरी लाइन उपलब्ध होगी। मैं इसका इंतजार कर रहा था। ठीक इसी तरह कुरोबे हमारी हथियार बनाने की जगह का नेतृत्व कर रहा था। ये उसके और काइजिन के लिए सीखने का अनुभव था और वे दोनों इसके कारण बेहतर कारीगर बन गए थे। काइजिन बड़े पैमाने पर उत्पादन के हमारे प्रयासों की देखरेख पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। ऐसा नहीं था कि किसी एक व्यक्ति में हफ्तों तक हर दिन धाती पर हथौड़ा चलाने की हिम्मत हो, लेकिन उसके पास अभी भी बहुत सारा ज्ञान सीखने के लिए था। शायद उसे लगा कि हथियार बनाने की बारीकियों को कुरोबे पर छोड़ देना सबसे अच्छा होगा, जबकि वो रिसर्च के क्षेत्र में अपने जुनून पर ध्यान दे। इससे पहले ही नतीजे मिलने लगे थे। मैंने उसे तब पकड़ा जब वो कुरोबे से किसी ऐसे हथियार के बारे में बात कर रहा था जिसका इस्तेमाल हॉबगॉब्लिन घोड़े पर सवार होकर कर सकते थे। उम्मीद है वे आने वाले काफी समय तक एक मजबूत टीम बने रहेंगे। इस बीच सोई हॉबगॉब्स के एक छोटे समूह का नेतृत्व कर रहा था, जो शहर के चारों ओर एक तरह का सुरक्षा नेटवर्क बना रहे थे, जिसके रास्ते में छोटे छोटे डिवाइस लगे थे जो किसी के भी पास आने पर अलार्म बजाते थे। साथ ही वो लगातार जानकारी इकट्ठा कर रहा था और ज़रूरत पड़ने पर मुझे भेज रहा था। ये रेप्लिकेशन की वजह से था, जिसका इस्तेमाल करके सोई अब एक साथ अपनी 6 कॉपी बना सकता था। हम थॉट कम्युनिकेशन के जरिए एक दूसरे से जुड़े रह सकते थे, और क्योंकि इन क्लोन के लिए दूरी की कोई सीमा नहीं थी, वो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें जासूसी करने के लिए पूरे इलाके में भेज सकता था। ये ध्यान देने वाली बात थी कि रेप्लिकेशन से बने क्लोन में लड़ाई में उतनी ही क्षमता थी जितनी उनके असली शरीर में थी। फर्क स्टैमिना या उसकी कमी में था। असल में क्लोन में लगभग कोई स्टैमिना नहीं था, जिसका मतलब था कि उनमें से कोई भी जादुई कला इस्तेमाल करने की एनर्जी नहीं थी। स्किल्स दूसरी बात थी, और शैडो मोशन और स्टिकी स्टील थ्रेड जैसी क्षमताओं का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं थी। सच में बहुत काम की चीज़ थी। सोई की क्षमताएं एक तरह से मेरी क्षमताओं से काफ़ी मिलती जुलती थी, और उसने पहले ही उन पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। ये दिलचस्प था असल में, ये देखना कि अलग अलग लोग एक ही स्किल्स का इस्तेमाल इतनी अलग महारत से कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि मैं बेवकूफ़ था, मुझे नहीं लगता। ये ज़्यादा ऐसा था कि सोई इस मामले में जीनियस था। सच कहूं तो सोई को इस काम पर रखने से पहले मैंने खुद भी 1-2 जासूस भेजे थे। जानकारी इकट्ठा करना मेरे मिशन का एक ज़रूरी हिस्सा था, और अगर ऑक्स और लिजर्डमैन अजीब हरकतें कर रहे थे तो मैं ये मान नहीं सकता था कि हमारा इलाका सुरक्षित है। हालांकि हॉबगॉब्स अभी भी इस तरह की चीज़ों में नौसिखिए थे। वे ज़्यादा से ज़्यादा दूर से अपने पड़ोसियों को देख सकते थे। ये जितना परेशान करने वाला था, अगर वे किसी के ज्यादा करीब जाते तो पकड़े जाने का खतरा होता, और अगर वे बच भी जाते तो भी वे संभावित दुश्मनों को हमारी मौजूदगी के बारे में बता देते। सोई को इस काम पर लगाना बिल्कुल सही फैसला था। आखिर ये रेप्लिकेशन के प्रोडक्ट थे। अगर वे पकड़े जाते तो वो उन्हें गायब कर सकता था, और थॉट कम्युनिकेशन का काम आना बहुत बड़ी बात थी। ऐसी दुनिया में जहां सेलफोन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, अब हम पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बात कर सकते थे और जानकारी का आदान प्रदान कर सकते थे।
क्या मुझे जासूसी के लिए जाना चाहिए सर रिमूरू? मैंने याद किया, उसने एकदम शांत होकर पूछा। क्या तुम्हें कोई दिक्कत होगी? मैंने कहा था, और उसने तुरंत जवाब दिया, अभी मेरे मालिक, और बस गायब हो गया। एक परफेक्ट शैडो मोशन चाल। सोई शांत स्वभाव का लग रहा था, ऐसा आदमी नहीं जो कोई जल्दबाजी का कदम उठाए। इन दूसरे शब्दों में वो जासूसी के लिए बहुत सही था, एकदम परफेक्ट सीक्रेट एजेंट। इस बीच बेनीमारू रिगर्ट और दूसरे बड़ों के साथ इस बारे में बात कर रहा था कि इस शहर को कैसे सुरक्षित रखा जाए। मैंने सेना का एक नया डिपार्टमेंट बनाया और उसे इसका इंचार्ज बनाया था। हालांकि इस समय इसमें दूसरा सदस्य सिर्फ हाकुरो था। रिगर्ट और शहर की बाकी सुरक्षा फोर्स खाना और नेचुरल रिसोर्स इकट्ठा करने में व्यस्त थी। मैं उन्हें इतनी आसानी से सेना में शामिल नहीं कर सकता था। मुझे शायद किसी समय उन्हें फिर से ऑर्गेनाइज करना होगा और वॉलंटियर्स को लाना होगा। ऐसा लग रहा था कि बेनीमारू इसी बारे में रिगर्ट से बात कर रहा था। मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूं जो लड़ाई के लिए सही हो। ऐसे काबिल लोगों में से चुना जाए जो खुद को लड़ाई की ड्यूटी के लिए समर्पित करने को तैयार हों। क्या बस इतना ही? क्या आप ठीक हैं? हाँ, मैंने कहा, बहुत बढ़िया। जब आपके पास रोस्टर तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। मैं सच में ये सब उस पर छोड़ना चाहता था, लेकिन ये मुझे थोड़ा ज्यादा गैर जिम्मेदाराना लगा, यहाँ तक कि मेरे लिए भी। मुझे आखिरी फैसले लेने का काम सौंपा गया था और मुझे ये फर्ज तो निभाना ही था। हम अभी भी मूल रूप से राक्षसों का झुंड थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि हम एक तरह का असली राष्ट्र बना रहे हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं बेनीमारू और दूसरे ओग्रेस के बिना, या कम से कम इतनी जल्दी नहीं कर पाता। मुझे उम्मीद थी कि मैं आने वाले कुछ समय तक उन पर भरोसा कर पाऊंगा। बस हाकुरो बचा था, जो अभी भी मेरे सामने खड़ा था, हाथ में लकड़ी की प्रैक्टिस तलवार लिए। वो तलवार का मास्टर था, इसमें कोई शक नहीं था। उसे कम समझना अपने जोखिम पर था। वो बूढ़ा था, लेकिन उसकी हिम्मत किसी और जैसी नहीं थी। ये नया इंसानी रूप और सब कुछ मिलने के बाद मैंने सोचा कि मैं खुद भी कुछ तलवार चलाने के हुनर सीख लूंगा। ये कम से कम बहुत ज्यादा आशावादी सोच थी, जैसा कि जल्द ही अपने लिए नई आर्ट सीखने की उम्मीद थी। इस तरह की चीज़ों के साथ मेरा आखिरी अनुभव मिडिल स्कूल फिजिकल एजुकेशन में था, और मैंने पहले कभी तलवार भी नहीं पकड़ी थी। ये इतना आसान नहीं हो सकता था। मुझे लगा कि मैं जल्दी सीख जाऊंगा, हेस्टन थॉट और बाकी सब की वजह से, लेकिन हाकुरो ने मुझे जल्द ही मेरी गलती का एहसास करा दिया। पता चला कि उसके पास भी वही था, इसीलिए शुरू से ही मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। नतीजा, मैं बस वहां खड़ा रहा और इस ओगरे जादूगर को मुझे 1 घंटे तक पीटने दिया। जिस आसानी से मैं स्किल्स सीख रहा था, शायद उसने मुझे बिगाड़ दिया था। उनके उलट आर्ट सिर्फ ट्रेनिंग और लगातार कोशिश से ही हासिल की जाती थी। ये मेरे लिए कभी भी इतना आसान नहीं होने वाला था। और जबकि मैजिक थुका आर्ट्स जैसा लगता था, लेकिन वे असल में 2 अलग इंजन पर चलते थे। अरे यार, आइसिकल लेंस भी मुझे ऐसे ही मिल गया जब मैंने उसे अब्जॉर्ब किया। हालांकि शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है मैं आर्ट्स के साथ भी ऐसा कर पाऊं, लेकिन ये मुश्किल लग रहा था। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होगा। मुझे बस हार मान लेनी होगी और ये मानना होगा कि इसके लिए लगातार जोरदार प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ओह, अब इस बारे में सोचने का समय नहीं था। मेरे हाथ में मेरी अपनी प्रैक्टिस तलवार थी। एक अडल्ट के रूप में प्रकट होना से मेरा रिएक्शन टाइम स्लो हो गया था, जिसका मतलब था कि मैं बच्चे के रूप में था, ताकि मैं अपना पूरा ध्यान इस पर लगा सकूं। मैजिक सेंस लॉन्च करके मैंने अपनी चेतना को अपने आसपास की दुनिया पर केंद्रित किया। हीट सोर्स और कीन स्मेल भी एक्टिवेट हो गए थे। सवाल, एक्स्ट्रा स्किल सेंस साउंड वेव को विकसित करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव को बढ़ाएं? हाँ, नहीं। बहुत बढ़िया। सेज बिल्कुल वही सुनना चाहता था जो मैं सुनना चाहता था। मैंने मन ही मन हाँ सोचा, और इसके साथ ही मेरे सामने जानकारी का खजाना खुल गया। हमारे आसपास के मैजिक्यूल से जुड़ी हरकतें, तापमान, गंध, आवाज और बाकी सब कुछ। अब ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरी इंद्रियों से बच सकता। इससे मुझे आत्मविश्वास का एक और झटका मिला जब मैंने हाकुरो का सामना किया। उसकी तलवार आराम से उसकी छाती तक उठी हुई थी। अगली चीज जो मैंने महसूस की वो मेरे सिर के ऊपरी हिस्से पर एक हल्की चोट थी। इससे ज्यादा साफ वार नहीं हो सकता था। कोई दर्द नहीं, कोई नुकसान नहीं। उसने इसमें बिल्कुल जोर नहीं लगाया था। लेकिन फिर भी ये स्किल थी, स्पीड नहीं। हम पूरी तरह से अलग लेवल पर थे। वो क्या था? हो, मैं इसे हेज कहता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए समझाया। ये मेरे फॉर्मीहाइड स्किल सेट का हिस्सा है, और मैं जितना ज्यादा मैजिक लगाता हूँ, मैं अपनी मौजूदगी को उतना कम कर सकता हूँ। मुझे लगता है सर रिमूरू आप भी इसे हासिल कर सकते हैं। ये बहुत मुमकिन नहीं लग रहा था। इसे सीखने में उसे शायद 1 सदी या उससे ज्यादा समय लगा होगा, इसीलिए मुझे अपने चांस ज्यादा अच्छे नहीं लगे। हाँ, मैं जरूर चाहूंगा, कभी। हाकुरो ने सहमति में सिर हिलाया। इससे मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता था।
आखिर कलाएं कोई स्किल्स नहीं थीं, उनमें समय लगता था, और स्किल्स में मुझे जो भी फ़ायदा था और मुझे यकीन था कि मेरे पास एक बड़ा फ़ायदा था, वो हाकुरो जो कर सकता था उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा अकड़ रहा था, लेकिन उसने मुझे वहाँ ज़मीन पर ला दिया, और शायद मैं बस एक फ्लेयर सर्कल कास्ट करके उससे निपट सकता था, लेकिन बात वो नहीं थी। ये तलवारबाज था, एक ऐसा जो बिना नाम के ओगर के रूप में पहना हुआ था, जो लोगों की नज़रों से दूर अंधेरे में अपनी स्किल्स की लगातार प्रैक्टिस करता था। कोई हैरानी नहीं थी कि वो अपने कबीले में सबसे मजबूत था। मुझे शक था कि उसने अभी तक पूरी कोशिश की थी, और मुझे यकीन था कि उसकी नई जवानी ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। एक आदर्श दुनिया में वो अपनी प्रतिभा के लिए पूरे देश में जाना जाता। मैंने सच में यही सोचा था। ठीक है, हाकुरो ने एक प्यार करने वाले दादा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, तो एक बार और। लेकिन इससे पहले कि हम कोई और कदम उठाते, हमने एक बड़ी घंटी बजने की आवाज़ सुनी। किसी चीज़ ने सोई के अलार्म सिस्टम को चालू कर दिया था। भगवान का शुक्र है, मेरे पास हाकुरो को हराने का कोई मौका नहीं था, और मैं उस दिन के लिए बस करना चाहता था। इसीलिए हम इसके बजाय रिगर्ट के घर की ओर चल दिए। जैसे ही हम नजर आए, वो दौड़कर हमारे पास आ गया। वो अक्सर ऐसा करता था। शायद मेरी मौजूदगी ही उसे थोड़ा परेशान कर देती थी। मेरे पास एक खबर है सर रिमूरू, उसने घबराते हुए कहा। एक लिजर्ड मैन दूत मिलने आया है। लिजर्ड मैन? मुझे पता था कि ये बिन बुलाया मेहमान कभी ना कभी आएगा, लेकिन लगता है वे आ ही गए, है ना? ऑर्क्स से भी पहले। खैर, मैं दोनों से निपटने के लिए तैयार था। चलो सुनते हैं इनकी बात। मैं इस दूत से मिलने के लिए शहर के एंट्रेंस की ओर गया। वे अभी तक नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने एक मैसेंजर को भेजा था जिसने हमसे गांव के सभी लोगों को बाहर लाने के लिए कहा। मैंने पूछा कि गार्ड ने उसे क्यों नहीं भरा दिया, लेकिन वो एक होवर लिजर्ड पर सवार था जो काफ़ी बड़ा माउंट था और सिर्फ नाइट क्लास के लिए रिजर्व था। और मुझे यकीन है कि इससे रिगर्ड की पैंट गीली हो गई होगी। अगर ये नाइट लेवल लिजर्ड मैन की टुकड़ी थी तो किसी भी गॉब्लिन गांव का कोई चांस नहीं था, वे टुकड़े टुकड़े हो जाते। और अगर एक नाइट सबसे पहले हमसे मिलने आया था तो मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता था कि मुख्य टीम कैसी दिखती होगी। हमें अपने तौर तरीके ठीक रखने होंगे। एंट्रेंस पर हम 4 लोग थे, मैं, रिगर्ड, बेनीमारू और हाकुरो। मैंने पक्का किया कि सभी को पता हो कि सावधानी से पेश आना है, पूरी विनम्रता से, जब तक कि मैं कुछ और न कहूं। मैंने कहा, हाँ मेरे मालिक, रिगर्ड ने कहा। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया। शियोन कहाँ है? बेनीमारू ने कहा। जाहिर है विनम्रता शब्द ने उसे कुछ याद दिलाया। ओह, मुझे लगता है कि वो सुबह से मेरे कमरे की सफाई कर रही है। लेकिन क्या? किसी वजह से हाकुरो मेरे जवाब पर हैरान रह गया। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो बड़ी हो गई है, सब ठीक होना चाहिए। ये बात मुझे परेशान करने लगी थी, और जैसा कि बाद में पता चला, मुझे सच में परेशान होना चाहिए था। शियोन जल्द ही एंट्रेंस पर चाय लेकर आ गई। मैंने सोचा कि वो मेरी सेक्रेटरी के तौर पर कड़ी मेहनत कर रही है। मैं उसकी तारीफ करना चाहता था, और फिर मैंने सूंघा। ये चाय है ना? मेरे कप के किनारे से कुछ अजीब समुद्री शैवाल जैसी पत्तियां लटक रही थी। ये पीने लायक चीज़ नहीं हो सकती थी। मैंने रिगर्ड की तरफ देखा, शायद कोई एक्सप्लेनेशन मिल जाए। उसने अपनी नज़रें फेर लीं। ये क्या बकवास है? इस बीच बेनीमारू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। उसने मुझे दूसरी नज़र भी नहीं देखा, और हाकुरो गायब हो गया था, अपनी आर्ट्स का इस्तेमाल करके हवा में मिल गया था। वे जानते थे, है ना? और हर समय जब मैं हिचकिचा रहा था, शियोन सीधे मेरी तरफ देख रही थी, मेरी तारीफ का इंतजार कर रही थी। मैं इस बात के लिए उसकी तारीफ कैसे करूं? मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझसे कह रही थी कि कप को जमीन पर पटक दूं, लेकिन क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? अभी मुझे इंसान क्यों बनना पड़ा? एक टेस्ट बड फ्री स्लाइम के तौर पर इससे निपटना बहुत आसान था। बस प्रेडेटर का इस्तेमाल करके इसे अलग कर देता और मैं पूरी तरह से सेफ होता। अब अपनी बुरी किस्मत को कोसने का कोई फायदा नहीं। अपना इरादा पक्का करके मैंने धीरे धीरे शियोन के हाथ में रखे कप की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, ओह, थोड़ी चाय, मुझे अभी थोड़ी प्यास लग रही थी। गोबटा, जो अभी अभी अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटी से लौटा था, उसने कप पकड़ा और एक ही घूंट में खाली कर दिया। बढ़िया काम किया दोस्त, एकदम सही। उस आदमी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट। शियोन के चेहरे पर अब एकदम गुस्सा था, लेकिन गोबटा ने ध्यान नहीं दिया, या ज्यादा सही कहूं तो वो ध्यान देने की हालत में नहीं था। जब उसके मुंह से झाग का एक छोटा सा गुच्छा निकला तो वो तुरंत गिर गया, ऐठन से तड़पने लगा। छी, ये मैं भी हो सकता था यार। शियोन ने हैरानी से देखा, शायद उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये उसके लुक्स के साथ बॉडी लैंग्वेज का एक प्यारा सा हिस्सा था, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं बना। अब से उसे खाने पीने की किसी भी चीज़ से जुड़े काम से बैन कर दिया गया था। शियोन, अगली बार जब तुम कुछ भी ऐसा बनाओ जो लोग खाएं या पिएं, तो पहले बेनीमारू से ज़रूर पूछ लेना, ठीक है? बेनीमारू ने मुझे गुस्से से देखा,
जैसे मुझे कोई फर्क पड़ता हो। तुम बॉस हो यार, मैंने मन ही मन रिप्लाई दिया। तुम इसे संभालो। वो भी शियोन के साथ अजीब से जमीन को घूरने लगा। मुझे अभी भी सही महसूस हो रहा था। अगर यहाँ किसी को सच में चोट लग जाती तो वे क्या करते? ओह हाँ, मुझे लगता है कि गोप्ता ने किया था, थोड़ा बहुत, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। मुझे बाद में उसे मेरा अनजाने में टेस्टर बनने के लिए धन्यवाद देना होगा, और मुझे बेनीमारू पर भी भरोसा करना होगा कि वो मरने वालों की संख्या को और बढ़ने ना दे। जब तक हमने पूरी छिपकली आदमी दूत को हमारी ओर आते हुए सुना, तब तक शुरुआती अलार्म कॉल के बाद लगभग 1 घंटा बीत गया था। मैं स्लाइम रूप में वापस आ गया और शियोन से मुझे अपनी बाहों में पकड़ने के लिए कहा, बस एहतियातन के लिए, मैंने समझाया। मुझे स्लाइम के रूप में ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा था। शियोन भी अपनी गार्डियन की भूमिका को लेकर बहुत उत्साहित थी और इस पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। मुझे लगता है कि वो उस चाय वाली गड़बड़ की भरपाई करना चाहती है। वैसे सोच रहा हूं कि उसने मेरी जगह की सफाई कैसे की होगी। नहीं, मैं अब इस बारे में नहीं सोच सकता। मैंने अपने दिमाग से बुरे विचारों को झटक दिया और सामने आते हुए दूत पर ध्यान केंद्रित किया। वहां लगभग 10 छिपकली आदमी थे और कुछ देर बाद उनमें से एक सीना फुलाए हुए अपनी होवर लिजर्ड से उतरा और शान से आगे बढ़ा। शायद लीडर, मेरा स्वागत करने के लिए धन्यवाद। मैं इस गांव को भी अपने शासन और अधिकार के आगे झुकने का मौका दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसे सम्मान समझेंगे। क्या अजीब बात कही। ये बातचीत कम और घोषणा ज्यादा थी। मैं इतना हैरान था कि आसानी से जवाब नहीं दे पाया। ये बेवकूफ किस बारे में बात कर रहा है, और मेरे किसी भी साथी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब निकाला जाए। माफ कीजिएगा सर, लेकिन हमसे अचानक इस तरह आपके सामने झुकने के लिए कहना। पुफ, क्या तुमने अभी तक नहीं सुना? वे सुअर, ओर्क जाति आगे बढ़ रहे हैं। वे जल्द ही इस गांव पर हमला करेंगे और मैं ही अकेला हूं जो तुम्हारी छोटी दयनीय जान बचा सकता हूं। इस लिजर्ड मैन के अनुसार कम से कम हम पहले से ही उसके वफादार प्रजा थे। निश्चित रूप से अगर हम पर ओर्क झुंड हमला करने वाला था तो लिजर्ड मैन के नेतृत्व में शरण लेना एक विकल्प था। मैं अभी भी सोए की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब तक हमें ठीक से पता नहीं चलता कि हम किससे निपट रहे हैं, तब तक शायद मिलकर काम करना बेहतर होगा। फिर भी अच्छा हाँ, मुझे पता चला है कि तुम में से कुछ लोगों ने डायर वोल्फ्स जाति को अपने वश में कर लिया है ताकि वे तुम्हारी बात सुने। जिसने भी ये काम किया है, मैं उसे खुशी से अपने टॉप सलाहकारों में से एक नियुक्त करूंगा। उसे अभी यहाँ लाओ। ठीक है, हम साथ मिलकर लड़ सकते हैं, हाँ, लेकिन क्या होगा अगर जिस टीम के साथ हम जुड़े हैं वे बेवकूफ़ों का झुंड हो? सबसे बड़ी डरने वाली बात एक काबिल दुश्मन नहीं बल्कि एक अक्षम सहयोगी है। नेपोलियन या किसी ने कहा था, है ना? मुझे ये सच लगा। एक अक्षम सहयोगी मेरे काम में रुकावट ही डालेगा, खासकर युद्ध के मैदान जैसे अस्थिर वातावरण में, और खासकर अगर वो सहयोगी मेरा बॉस हो। सिर्फ ये सोचने भर से मुझे कपकपी छूट गई। मैंने रिगर्ड की तरफ देखा। वो चुप था, मुंह खुला हुआ था। बेनीमारू अपना सिर खुजा रहा था। मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझसे इस आदमी को चीरने की इजाजत मांग रहा हो। मैं उसे इजाजत नहीं देने वाला था, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया करूं। मैं अवाक रह गया था, शियोन की चाय से भी ज्यादा। हाकुरों ने अपने हाथ बांध लिए और आंखें बंद कर ली। क्या वो सो रहा था? इस बीच शियोन ने मुझे अभी भी अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था, जैसे उसने गुस्से से कस लिया था। अरे वाह, तुम मुझे कुचल रही हो लेडी। मैंने उसे याद दिलाने के लिए थोड़ा हिलाया। उसने माफी मांगी और उसे पसीना आ गया। ऐसा लग रहा था कि उसका गुस्सा बहुत तेज था। मुझे ये याद रखना होगा। मैंने सोचा कि उसके साथ रहना बुरा तो नहीं था, लेकिन इसमें कुछ खतरा भी था। उसने स्टील स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथन बॉडी की दोहरी स्किल्स हासिल कर ली थी, जिससे वो एक ऐसी किताब बन गई थी जिसे आप उसके कवर से बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते थे। अभी उसके काम को देखकर लग रहा था कि वो अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं थी, और गला घुटने से मरना मेरी बकेट लिस्ट में नहीं था। मुझे उसके आसपास सावधान रहना होगा। लेकिन यार, मुझे नहीं पता था कि ये दूत इतना बेवकूफ होगा। ठीक है, मैंने बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि मैंने ही डायर वोल्फ्स को पालतू बनाया है, या शायद उनसे दोस्ती की है। क्या तुम? एक मामूली स्लाइम? बहुत मजाक हो गया। मुझे कुछ सबूत दिखाओ, फिर मैं तय करूंगा कि तुम पर विश्वास करना है या नहीं। इस आदमी को ये बुरी आदत थी कि वो जिस भी पहाड़ की चोटी पर खुद को खड़ा समझता था वहीं से ऑर्डर देता था। मुझे गुस्सा आने लगा था। इस तरह की बातचीत में दूसरे की बात ना सुनना, किसी को इस आदमी को उसकी औकात दिखानी चाहिए थी। मुझे घर पर अपने कंस्ट्रक्शन के काम में कभी कभी कंपनी प्रेसिडेंट्स और सरकारी अधिकारियों से निपटना पड़ता था, लेकिन वे भी मुझसे इतने बेवकूफों जैसा व्यवहार नहीं करते थे। मैंने उन लोगों से एक बात जल्द ही सीख ली थी कि उन्हें हराने का एकमात्र तरीका ये था कि शुरू से ही उनके खेल में शामिल ना हो। बेवकूफों के साथ टीम बनाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। रंगा,
जी सर, वे मेरी परछाई से बाहर निकले। उसने हाल ही में इसे एक तरह की स्टैंड बाय पोस्ट बना लिया था। मुझे लगता है कि ये शैडो मोशन को अपनाने का एक और तरीका था। अच्छा, ये आदमी तुमसे एक दो बातें पूछना चाहता था, क्या तुम उसकी बात सुन सकते हो? हाँ, यही बात है। मैंने गेंद रंगा के पाले में डाल दी, इसलिए नहीं कि मैं आलसी था या कुछ और, बस मुझे लगा कि रंगा इस बेवकूफ से निपटने में मुझसे ज्यादा असरदार होगा। सिर्फ इसलिए कि मैं एक स्लाइम हूँ, ये मान लेना कि मैं दुनिया में जितनी जगह लेता हूँ उसके लायक नहीं हूँ, ये तो तब भी ज्यादा बदतमीजी थी जब हम पहली बार मिले थे। अगर मैं पीछे हटना चाहता हूँ तो क्या मुझे कोई दोष दे सकता है? इसके अलावा इस आदमी ने अभी तक मेरी आभा पर ध्यान नहीं दिया था। वो कोई खास नहीं था। सच में ये सब काफी अजीब था। तो रंगा ने मेरा ऑर्डर मानकर छिपकली जैसे लोगों की तरफ मुंह किया। उसकी एक नजर काफी थी कि लोहे की चेस्ट प्लेट पहने हुए मजबूत दिखने वाले गार्ड भी आत्मरक्षा में एक कदम पीछे हट गए। और वे क्यों न हटते? रंगा बहुत बड़ा था, बिल्कुल भी छोटा नहीं हुआ था। वे पूरा का पूरा वही था। मेरे मालिक ने मुझे तुमसे बात करने का आदेश दिया है। बोलो, मैं सुनूंगा। रंगा बात करते समय जबरदस्ती का इस्तेमाल कर रहा था। इसका असर उन योद्धाओं पर हुआ जो अब अपनी जगह पर जम गए थे। हालांकि एक नहीं जमा था, दूत, जो थोड़ा सुस्त लग रहा था लेकिन फिर भी अपनी शाही अकड़ी हुई पोस्चर बनाए हुए था। मुझे उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, शायद उसमें मेरी सोच से ज्यादा इच्छा शक्ति थी। या तो तुम ही हो डायर वुल्फ्स के एल्फा या जो भी हो। मैं गैबिल हूँ, लिजर्ड जाति का योद्धा सरदार। आपसे मिलकर खुशी हुई। जैसा कि आपने अभी सुना, मैं एक नाम वाला लिजर्ड मैन हूँ। क्या तुम इस स्लाइम को छोड़कर मेरे साथ मिल जाओगे? कितना शर्मनाक है। मैं उसे मारना चाहता था लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मुझे यहाँ सही रास्ता अपनाना था। बस इसे जाने दो। मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए बस चिल करो। और तुम भी चिल करो शियोन। तुम अपनी उस मजबूत पकड़ से मुझे हमेशा के लिए चोट पहुंचा दोगी। कुछ और झटके और उसने माफी मांगते हुए झुका। काश वो अपनी भावनाओं को बोतल में बंद कर पाती। थोड़ा और गुस्सा करो। लेकिन ये छिपकली गैबिल ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा था जैसे वो दुनिया का मालिक हो? मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता था। मैंने चुपचाप रंगा को चीयर किया। जाओ, उसे पकड़ो लड़के। तुम गंदी छिपकली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मालिक का मजाक उड़ाने की? उसने अपने दांत पीसे, आंखें लाल हो गईं और वो चुपचाप गुस्से से उबल रहा था। उफ, ज्यादा नहीं, ठीक है रंगा। मुझे पक्का नहीं पता कि ये छिपकली इसे झेल पाएगा या नहीं। अगर उसने कुछ भी अजीब करने की कोशिश की तो उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ता। लेकिन मैं इससे बचना चाहता था अगर वो सच में कोई बड़ा छिपकली वाला आदमी था। ऐसा लगता है, उसने कहा, कि तुम्हें धोखा दिया गया है। बहुत बढ़िया। मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इस तथाकथित मालिक को हराने दो जिसने तुम पर कब्जा कर लिया है। कौन मुझसे मुकाबला करना चाहता है? अगर तुम चाहो तो मैं खुशी खुशी तुम सभी को एक साथ संभाल लूंगा। वाह, ये अब क्या कह रहा है? क्या घटिया मजाक है। इस छिपकली को सच में अपनी औकात जाननी चाहिए। तुम यहाँ सबसे कमजोर आदमी हो दोस्त। ठीक है, मैं ये बात वापस लेता हूँ। वहाँ रिगार्ड है, वो शायद रिगार्ड को हरा सकता है। लेकिन फिर भी हम बी रैंक की बात कर रहे थे, हॉबगॉब्लिन का राजा और शायद उनका सबसे मजबूत योद्धा। अगर एक आम हॉबगॉब्लिन C+ था तो ये काफी बड़ा उछाल था। और काइजिन बनाए कवच के साथ जो उसने पहना था, मैं उसे अभी हाई बी रैंक पर रखूंगा। फिर भी उसने तलवारबाजी या लड़ाई की रणनीति के मामले में ज्यादा कुछ नहीं सीखा था। एक प्रोफेशनल के सामने मुझे उसके जीतने की उम्मीद नहीं थी। मैंने कुछ समय पहले ही सीखा था कि आर्ट्स की मौजूदगी या उसकी कमी लड़ाई में आपकी कीमत को बहुत ज्यादा बदल सकती है। और जबकि गैबिल का मुंह बहुत चलता था और उसमें बेकार का घमंड था, वो मेरी नज़र में एक फाइटर के तौर पर काफ़ी अच्छी तरह से ट्रेंड लग रहा था। वैसे भी वो निश्चित रूप से आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हमारी आंखें मिली। तो मुझे शुरुआत में उसके खिलाफ किसे उतारना चाहिए? तुम लोग क्या कर रहे हो? गोप्टा बिना किसी शक के शहर में बिल्कुल गलत समय पर आने में सबसे अच्छा इस स्किल को पूरी तरह से जागकर अंजाम दिया। तुम ठीक हो? अरे, तुम्हें ये सुनना ही होगा, उसने बेफिक्री वाली मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं नदी पार तैर रहा था और एक प्यारी सी आवाज़ ने कहा कि मुझे पॉइजन रेजिस्ट मिल गया है या कुछ ऐसा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैं जाग गया। मुझे लगा कि ये अच्छा हुआ कि वो पूरी नदी पार नहीं कर पाया। मुझे लगा कि अगर मैं ये न कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। वाओ, पॉइजन रेजिस्ट है ना? ये तो बढ़िया है। मेरे पास तो वो भी नहीं है। सच में? ओह, बढ़िया है। गोप्टा सच में गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन गलत समय पर बोलने की उसकी आदत ने उसकी किस्मत पहले ही तय कर दी थी।
हे ठीक है, अगर तुम हम में से किसी एक को हरा सकते हो जिसे हम लायक समझते हैं तो हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। फिर उसने गोप्टा की ओर इशारा किया। मुझे पता था कि वो ऐसा ही करेगा। क्या? उसने आंखें फाड़कर विरोध किया। तुम क्या? लेकिन ये तय हो चुका था, जो मेरे लिए अच्छा था। मुझे खुद नहीं पता था कि किसे चुनूं। हमारी तरफ के सभी लोग इस छिपकली जैसे आदमी को बुरी तरह पीटने के लिए तैयार थे। उनकी आंखें धमकी भरे अंदाज में नीचे झुकी हुई थीं। एक तरह से इसने मुझे अपने दिमाग को शांत रखने में मदद की। जब भी कोई साफ तौर पर गुस्सा होता है तो कमरे में बाकी सभी लोग शांत हो जाते हैं। सच में रंगा भी काफी मतलबी हो सकता है ना? मैं उसकी आंखों में भी देख सकता था। वो गोप्टा को बलि का बकरा बना रहा था। इस दूत को चोट पहुंचाना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर वो पहले हमला करता है तो ये काफी बहाना होगा। मुझे लगा कि रंगा इसी तरह सोच रहा होगा। वो बहुत चालाक है। पता नहीं उसने ये कहाँ से सीखा। तुम पक्का हो? गैबिल ने मुझसे पूछा। उसकी आंखों में जीत का भाव था। क्योंकि मैं तुम्हारी जगह तुम्हें चुनौती देना चाहूंगा। हालांकि शायद तुम दुनिया को ये दिखाने की बजाय कि तुम कितने कमजोर हो, अपने किसी चेले को आगे करना पसंद करोगे। अब वो बस मेरी बेइज्जती कर रहा था। मुझे सच में लगा कि मैं रंगा और बाकी लोगों के साथ कोई बड़ा धोखा कर रहा हूं। मैं उसे पूरी ताकत से मुक्का मारना चाहता था। मेरा दिमाग अब बिल्कुल भी शांत नहीं था। उस पर कोई रहम मत दिखाना गोप्टा, उसे पकड़ो। अगर हारे तो मैं शियॉन से तुम्हारे लिए 5 कोर्स का खाना बनवाऊंगा। 1 सेकंड रुकिए सर, मुझे लगता है कि आपने पहले ही फैसला कर लिया है। लेकिन अगर मैं जीतता हूं तो मुझे कम से कम कुछ तो इनाम चाहिए, और प्लीज शियॉन के खाने के अलावा कुछ भी। मुझे इस तरह की बातचीत पसंद नहीं है, शियॉन ने उदास होकर कहा। हालांकि वो सही था। मेरे पास छड़ी थी, अब मुझे गाजर चाहिए थी। मुझे लगा कि शियॉन के घर के बने खाने का स्वाद ही उसे ऐसे लड़ने पर मजबूर कर देगा जैसे उसकी जिंदगी उस पर निर्भर हो। मुझे पता था कि ये बेकार था, मतलब उसके पास कोई मौका नहीं था, लेकिन मैं तब एक इनाम के बारे में सोचना चाहता था। ठीक है, तो फिर मैं कुरोबे से तुम्हारे लिए एक हथियार बनवा दूंगा। ये कैसा रहेगा? सच में? अरे गोप्टा, क्या मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? नहीं, झूठ तो नहीं बिल्कुल। शायद कभी कभी मुझसे कुछ बातें छिपाई हैं, लेकिन तुम बस सोच रहे हो। क्या मैं? ओह ठीक है। इसीलिए मुझे गोप्टा से बात करना पसंद था। उसके साथ काम करना बहुत आसान था। हमारी बातचीत खत्म होते ही रंगा ने मेरी तरफ एक इशारा किया। मैंने जवाब में सिर हिलाया। अगर तुम हमें अपनी शक्ति देना चाहते हो तो पहले हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। तुम शुरू कर सकते हो। इसके साथ ही लड़ाई शुरू हो गई। गोप्टा किसी भी चीज के लिए तैयार और गैबिल सीलग अपना भाला लिए हुए था। गोप्टा के पास घुड़सवारी का भाला भी था, जिससे ये 2 लंबी दूरी के हथियारों के बीच मुकाबला जैसा लग रहा था। पक्का उसके पास कोई मौका नहीं था। उसका आम हथियार डैगर था। गैबिल ने जवाब दिया, अपने दुश्मन को सबक सिखाते हुए, जबकि लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। तुम शायद एक मामूली गॉब्लिन से ज्यादा हो, लेकिन हॉब गॉब्लिन भी मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। हम छिपकली वाले हैं, ड्रैगन के ताकतवर वंशज। तुम नहीं आ रहे हो? अच्छा, तो मैं आ रहा हूं। बहादुरी को नजरअंदाज करते हुए गोप्टा ने अपना भाला सीधे गैबिल पर फेंक दिया। वो इस बारे में सीरियस था, मेरी उम्मीद से ज्यादा सीरियस। बेशर्म मूर्ख, गैबिल ने मिसाइल को मार गिराते हुए बेमन से कहा। जाहिर है गोप्टा यही चाहता था। बस एक पल के लिए गैबिल का ध्यान फेंके गए भाले पर गया और हॉबगॉब्लिन उसी पल गायब हो गया। रुको, क्या? अगर मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे रही होती तो गोप्टा ने छुपने के लिए एकदम परफेक्ट शैडो मोशन मूव किया था। इतना परफेक्ट कि गैबिल भी उसे देख नहीं पाया। तुम कहाँ हो? वो चिल्लाया, चुपके से इधर उधर देखते हुए। लेकिन तब तक लड़ाई जीत ली गई थी। गैबिल की पीठ के पीछे की परछाई से उड़कर गोप्टा ने किक मारते हुए खुद को हवा में उछाल दिया। मुझे लगा कि गैबिल को पता नहीं था कि क्या हुआ। पीछे से हमला एकदम सरप्राइज जैसा था और उसने सीधे अपने गर्दन के पिछले हिस्से पर वार किया, जिससे वो तुरंत बेहोश हो गया। गोप्टा ने ठीक वही निशाना लगाया था जहां ना तो गैबिल का आर्मर और ना ही उसका हेलमेट उसे बचा सकता था, और उसने सही निशाना लगाया। सबसे मजबूत छिपकली भी इतनी कमजोर नसों पर सीधे हमले का सामना नहीं कर सकती थी। उसके स्केल्स वार को जानलेवा होने से बचा लेंगे, लेकिन उसे ठीक होने में जरूर थोड़ा समय लगेगा। जिसका मतलब ये था कि गोप्टा सच में जीत गया। ये तय हो गया, विजेता है गोप्टा। रंगा का ऐलान राक्षसों की तालियों और शोर में लगभग दब गया। गोप्टा ने 1-2 पल के लिए इसे महसूस किया।
यार, गोब्टा, सब लोगों में वो योद्धा लॉर्ड लिजर्ड मैन पर हावी हो रहा है। मुझे लगा कि गैबिल B+ या ऐसा कुछ होगा और वो एक ही झटके में नीचे गिर गया। मुझे गोब्टा की तारीफ करनी पड़ेगी, वो मैच्योर हो गया था। मैं हैरान था और मुझे यकीन है कि मैं अकेला नहीं था। बहुत बढ़िया गोब्टा, रंगा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, बहुत बढ़िया, तुमने दुनिया को दिखा दिया है कि हॉबगॉब्लिन सच में क्या कर सकते हैं। शायद वो सही कह रहा है, शियोन ने कहा। मुझे लगता है कि तुमने थोड़ी देर पहले जो कहा उसे मैं माफ कर दूंगा। मास्टर स्ट्रोट, बेनीमारू ने कहा, जब हम पिछली बार लड़े थे तब से तुम और मजबूत हो गए हो। सच में, हाकुरो ने कहा। उसकी आंखें तेज और गोब्टा पर टिकी थीं। काफी शानदार। मुझे आश्चर्य है कि वो आगे की ट्रेनिंग पर कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। धत तेरी की, हाकुरो जैसे लोगों से तारीफें मिलना, ये दिन शायद गोब्टा की जिंदगी बदल दे। अगर उस बूढ़े टास्क मास्टर राक्षस ऋषि को उसमें पोटेंशियल दिखता तो मैं पूरी तरह तैयार था। इससे कम से कम ट्रेनिंग में हाकुरो का ध्यान मुझसे हटाने में मदद मिलती। लेकिन एक सेकंड रुको, क्या यहाँ सभी लोग उसके जीतने की उम्मीद कर रहे थे? मैंने फिर से चारों ओर देखा और अभी वही वाइब थी। मैं अकेला था जिसे उस पर शक था। इसकी भरपाई करना बेहतर है। मुझे पता था कि माहौल को कैसे पढ़ना है। हाँ, अच्छा काम किया गोब्टा, इसने मुझे हैरान कर दिया। मैं रात होने से पहले कुरोबे से तुम्हारे हथियार पर काम शुरू करवा दूंगा। तो गैबिल और उसके छिपकली जैसे साथियों का क्या हुआ? योद्धा लॉर्ड को कोई बाहरी चोट नहीं आई थी, वो बेहोश था, लेकिन बाकी उसे कोई असर नहीं हुआ। जहां तक उसके आदमियों की बात है, वो तो कुछ करने से पहले ही वहीं जम गए थे। खुश होने का मौका मिला। उन्हें अभी भी कोई अंदाजा नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ था। अरे हाँ, हम जीत गए, ठीक है, मैंने उन पर चिल्लाया। और मुझे ऑफर भी ठुकराना होगा, ठीक है। अगर तुम्हें ऑर्क से लड़ने में मदद चाहिए तो हम उस बारे में सोचेंगे, लेकिन आज के लिए क्या तुम हमें शांति से रहने दोगे? और उसे अपने साथ ले जाना मत भूलना। इतना काफ़ी था उन्हें हरकत में लाने के लिए, और इसके साथ ही अलग अलग प्रजातियों के बीच हमारी मीटिंग की कोशिशें खत्म हो गईं। मुझे उस बेवकूफ़ को जाते देखकर खुशी हुई, सच में, लेकिन हमें अभी भी भविष्य की योजना बनानी थी। मैंने शहर के सबसे बड़े रहने की जगह के बगल में बनाई एक छोटी सी झोंपड़ी में हम सबको इकट्ठा किया, मीटिंग के मकसद से, और रिगर्ड को बाकी सभी को बुलाने का आदेश दिया जिनकी हमें ज़रूरत थी। मैं उन्हें तुरंत बुलाता हूँ, उसने कहा, और गोब्टा को उनके लिए भेजा, जबकि मैंने सोई को बुलाने के लिए थॉट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया। शहर के ज़्यादातर ज़रूरी लोग वहाँ थे। हॉबगॉब्स में रिगर्ड, रिगुर, रुगर्ड, रेगर्ड, रोगर्ड और लिलीना थे। उनके साथ बौना, काइजिन और ओगर जादूगर बेनीमारू, शुना, हाकुरो, शियोन और सोई भी थे। कुल मिलाकर 12, मुझे छोड़कर, और वे प्रोडक्शन को छोड़कर शहर के ज़्यादातर मैनेजरियल काम संभालते थे। काइजिन शहर के बिल्डिंग और प्रोडक्शन के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। लिलीना मैनेजमेंट संभालती थी, और रिगर्ड, रिगुर, रुगर्ड, रेगर्ड और रोगर्ड टॉप पॉलिटिकल लीडर थे। रिगर्ड इंचार्ज था और बाकी 3 उसके मंत्री थे। हालांकि मैंने अभी तक उन्हें कोई खास काम नहीं सौंपा था। बेहतर होगा कि इस पर ध्यान दिया जाए। बेनीमारू और हाकुरो हमारी मिलिट्री थी, सोई हमारी इंटेलिजेंस और रिगुर हमारी सिक्योरिटी। इसका मतलब था कि हमारी सरकार में अब 6 डिपार्टमेंट थे, जिसमें मिलिट्री और खुफिया ऑपरेशन सेक्शन मैंने नए बनाए थे। हम एक संगठन के तौर पर अभी भी कमज़ोर थे, लेकिन अब तक ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा था। एक बार जब ढांचा बन जाएगा तो समय के साथ डिटेल्स भरना आसान हो जाएगा। अभी के लिए कम से कम हमारे सिर पर छत थी और पेट में खाना था। इसके बारे में सोचते हुए रिगुर हम सब के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था। मुझे लगता है कि वो सब कुछ ठीक से चलाने वाला था। बेनीमारू इस बात पर सोच विचार कर रहा था कि सेना के लिए किसे भर्ती किया जाए। मैंने सुना कि वो और रिगुर संभावित उम्मीदवारों की एक लिस्ट पर चर्चा कर रहे थे, जिन्हें वे सिक्योरिटी टीम से ले सकते थे। ये अच्छी बात थी। मैंने उसे अभी नियुक्त किया था, लेकिन मुझे इस पर जल्द ही कुछ कार्रवाई की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऑर्क्स और छिपकली जैसे लोग इधर उधर घूम रहे थे। बेनीमारू पर यह एक भारी बोझ था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ करेगा। लिलीना बहुत मेहनती थी, साथ ही तेज दिमाग वाली भी। वो एक तरह से हमारी सिटी मैनेजर थी, लेकिन अपने कामों के मामले में वो मुख्य रूप से हमारे कृषि प्रयासों के लिए जिम्मेदार थी। उसने कुछ जंगली आलू के पौधे उठाए थे और उन्हें उगाने में सफल रही थी। वे तेजी से बढ़े और बहुत सारे पोषक तत्व प्रदान किए, जिससे हमारी भोजन की स्थिति में बहुत सुधार हुआ। वो जादुई जानवरों को पालतू बनाने और मछली पालन केंद्र बनाने जैसे कामों में भी शामिल थी।
काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स की एक अच्छी रेंज। ये उसके हाथ में सभी स्टॉक यानी चीज़ें जो हमने बनाई, संसाधन जो हमने इकट्ठा किए, सामग्री जो हमने जमा की के मैनेज करने के अलावा था। कृषि, वानिकी, जल और पशुधन की सचिव, सब एक ही में। अभी हम छोटे थे जिसकी वजह से ये सब संभव था, लेकिन आगे चलकर हमें समय के साथ बदलना होगा। अगर हम इंसानों के साथ व्यापारिक संबंध बनाना शुरू करते हैं तो मुझे उनसे कुछ सब्जियों के पौधे लेना अच्छा लगेगा। तब तक लिलीना के पास शायद बहुत ज़्यादा काम होगा, इसलिए मुझे और मैनेजर नियुक्त करने होंगे। बाकी गॉब्लिना भी मदद कर रही थी, शुना से सिलाई सीख रही थी और इसी तरह। उनमें से कई काबिल लोग थे, जिसमें हरुना भी शामिल थी। मुझे लगा कि हम अच्छे हाथों में हैं। आर्किटेक्चर और प्रोडक्शन के मोर्चे पर मैं अभी भी लगभग सब कुछ काइजन पर छोड़ रहा था। उसे लोहार के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन कुरोबे के साथ सहयोग करने के बाद वो एक तरह से फ्लोर सुपरवाइजर के पद पर पहुंच गया था। जैसा कि मैंने देखा, उन्होंने अपने काम का बोझ काफ़ी अच्छी तरह से बांट लिया था। कुरोबे भट्टी पर, काइजन नए विचारों पर काम कर रहा था। उसने मुझसे कहा, हम अभी भी सब कुछ एक साथ रखने में काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन जब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी तो मैं खुद को और ज़्यादा रचनात्मक चीज़ों के लिए समर्पित करना चाहूँगा। मुझे लगा कि हथियारों के प्रोडक्शन की मौजूदा लहर खत्म होने के बाद कुरोबे जल्द ही उनके साथ शामिल हो जाएगा। अरे, मुझे तो उनके साथ शामिल होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उससे पहले मुझे बस चीज़ों को, जैसा कि काइजन ने कहा था, शांत होने देना था। जैसे ही सोई अपनी लेटेस्ट रेकी ट्रिप से लौटा, पूरा गैंग कॉन्फ्रेंस रूम में था। अब इसे शुरू करने का समय था। मेरे इशारे पर सोई ने अपनी रिपोर्ट देना शुरू किया। ये आमतौर पर 3 हिस्सों में बटी हुई थी: दूसरे गॉब्लिन गांव की स्थिति, दलदलों में क्या हो रहा था और ऑर्क्स की बढ़त। हर इलाके के लिए सोई के 2 क्लोन लगाए गए थे, जो तेजी से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। कुछ अभी भी मैदान में थे और ज्यादा जानकारी ढूंढ रहे थे। हम सब चुप हो गए, उसकी कहानी सुनने लगे। सबसे पहले गॉब्लिन गांव। ज्यादातर गॉब्लिन ने खुद को छिपकली जैसे इंसानों के योद्धा लॉर्ड गैबिल से जोड़ लिया था। वही जिसने अभी हमसे मुलाकात की थी। वे उस बेवकूफ़ का पीछा कर रहे हैं, धोखेबाज कमीने। जिन गॉब्लिन ने ऐसा करने से मना किया था, वे पहाड़ियों की ओर भाग गए थे। चीज़ें एक दूसरे के मुकाबले कहाँ थीं? ज्यादातर मॉन्स्टर्स के पास टेलीपैथी थी, जिससे वे एक दूसरे के साथ जानकारी शेयर कर सकते थे। ये मददगार था, लेकिन इसका बुरा असर ये हुआ कि छपी हुई या रिकॉर्ड करने लायक मीडिया का विकास धीमा हो गया। हाकुरो ने अपने दादाजी से सुनी बातों को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करके ओगर के घर के आसपास के आम इलाके का नक्शा बनाना शुरू किया। कागज़ की कमी मुझे सच में परेशान करने लगी थी, लेकिन मैंने और बोर्ड मंगवाए ताकि हम अपने शहर के आसपास के इलाके का नक्शा बना सकें। इसके लिए थॉट कम्युनिकेशन बहुत काम आया, जिससे लोग ये समझ पाते थे कि दूसरा व्यक्ति अपने मन में क्या सोच रहा है। सच में ये बहुत ज्यादा काम का था, क्योंकि इससे लोग बिना कागज पर लिखे सटीक जानकारी एक दूसरे को दे सकते थे। मैं इसे धरती पर जिंदगी से बेहतर तो नहीं कहूँगा, सच कहूँ तो ये एक दुविधा थी। भले ही इससे रोजमर्रा की मॉन्स्टर जिंदगी में कोई रुकावट न आती हो, ये तो तय था कि इंसान मॉन्स्टर्स के मुकाबले आने वाली पीढ़ियों तक ज्ञान पहुंचाने में बहुत बेहतर थे। आखिर सभ्यता विकसित करने के पीछे यही मुख्य बात थी। मेरे आसपास के मॉन्स्टर्स शायद इस नक्शा बनाने को अभी एक बेकार का फालतू काम समझे, लेकिन मुझे यकीन था कि वे बाद में मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। मैंने सेज से वो सारी जानकारी इकट्ठा करवाई जो लोग अपने मन से मुझे दे रहे थे। जब मेरे पास सब कुछ आ गया तो मैंने उसे लकड़ी के बोर्ड पर साफ साफ लिख दिया। नतीजा एक काफ़ी काम का नक्शा था। दूरियां वगैरह सिर्फ अंदाजे थे बेशक, लेकिन ये प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए काफ़ी अच्छा था। बुरा लगा कि मुख्य विषय पर आने से पहले मुझे इस नक्शे पर इतना सारा समय बर्बाद करना पड़ा। अब काम की बात पर आते हैं। तो ये है नक्शा, मैंने कहा। ये दिखाने का एक तरीका है कि ज़मीन कैसी दिखती है, जिसे हर कोई समझ सके। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तुमसे बात करूँ तो तुम इसे देखो। सभी लोग टेबल के बीच में रखे बोर्ड्स के चारों ओर इकट्ठा हो गए। मैंने थॉट कम्युनिकेशन के जरिए इसे सभी से जोड़ा ताकि ये पक्का हो सके कि हम सभी एक ही चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, मैं इस नक्शे का इस्तेमाल करके ये अंदाज़ा लगाऊंगा कि लिजर्ड मैन और ओक्स कैसे काम करेंगे। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओक्स यहाँ क्या सोच रहे हैं। अगर हम ये समझ गए तो हमारी अगली चाल चलना आसान हो जाएगा। उन सब ने सिर हिलाया। मैंने सोई से ओर्क सेना की मौजूदा जगह पर लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा रखने को कहा। मैंने उस पर बड़े अक्षरों में ORC लिखा था, जैसे गेम का कोई मोहरा हो।
जूरा के जंगल के बीच से 3 बेसिक रास्ते थे जिनसे ओक्स जितनी बड़ी सेना जा सकती थी। सभी में अमेल्ड नदी को फॉलो करना शामिल था, जो कनाट पहाड़ों से निकलती थी। ये नदी जंगल के बीच में 2 सहायक नदियों में बट जाती थी, जिनमें से एक सिसु झील में गिरती थी। बड़ी शाखा उत्तर दक्षिण दिशा में ऊपर की ओर बढ़ती थी, जो लगभग पूरे महाद्वीप को पार करती थी। आखिर में ये पूर्व में समुद्र में गिरने से पहले एक धीमा मोड़ लेती थी। जंगल इस नदी के बाहरी बहाव के ज्यादातर हिस्से में इसके साथ साथ था और आमतौर पर इसके पूर्व का इलाका पूर्वी साम्राज्य इंसानों की जमीन के कब्जे में था। जंगल से बाहर निकलने के बाद ग्रेट अमेल्ड उन उपजाऊ मैदानों को पानी देती थी जिन पर दानव राजाओं का राज था। ये बहुवचन था। शिजू ने भी यही कहा था कि दानव राजा लियोन उनमें से सिर्फ एक था। कई दानव राजाओं का विचार थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन ठीक है, जहां तक मुझे पता था लियोन और जिसने रिगर्ट के बेटे का नाम रखा था वे 2 अलग अलग लोग थे। इस विषय पर और रिसर्च की जरूरत थी, लेकिन उसके लिए इंतजार करना होगा। हम ओक्स के हमले का रास्ता और आखिरी मकसद पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। सोई की रिपोर्ट के अनुसार दानव राजाओं की जमीन के पास अपनी रहने की जगह छोड़ने के बाद ओक्स ग्रेट अमेल्ड के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे थे। ये एकमात्र रास्ता था जो पूरी सेना के लिए काफी बड़ा था, लेकिन जाहिर है वे जंगल में भी दस्ते भेज रहे थे। रास्ते में उन्हें खतरा पहुंचाने वाले मजबूत राक्षसों को मार रहे थे, जिसमें ओग्रेसिस भी शामिल थीं। मुझे लगा कि वे खाने की तलाश में थे, लेकिन ये भी अजीब लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है? मैंने पूछा, और ओर्क्स के ओग्रे किले पर कब्जा करने का नाटक करने के लिए लकड़ी के दूसरे टुकड़े इधर उधर किए। किस बारे में मेरे मालिक? मेरा मतलब है वे इस तरह एक छोटी टुकड़ी को अलग से क्यों भेजेंगे? वे सीधे जंगल से क्यों नहीं गुजर सकते थे? इतनी बड़ी सेना को ले जाना बहुत मुश्किल होगा, रास्ते में इतने सारे पेड़ होने की वजह से। बात तो सही थी, लेकिन उस मामले में वे हमारी मातृभूमि को बर्बाद ही क्यों करेंगे? बेनीमारू ने पूछा। अगर हम मुख्य सेना के रास्ते में नहीं थे तो वे हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते थे? असल में ये एक अच्छा सवाल है, हाकुरो ने कहा। वे सही थे। ओक्स को ऊंचे लेवल के दुश्मनों को मारने का कोई मकसद नहीं दिख रहा था जो सीधे उनके आगे बढ़ने के रास्ते में थे। वे उनके खाने का भंडार ले सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर यही एकमात्र मकसद था तो उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। ओक्स की संख्या कई हजार थी, लेकिन मुख्य सेना की तुलना में ये फिर भी बहुत कम थी। इतने साफ तौर पर मुश्किल दुश्मन के खिलाफ इतने कम लड़ाकों को क्यों लगाया गया? क्या खाना ही एकमात्र कारण था जिसके लिए वे इतने सारे नुकसान उठाने को तैयार थे? याद रखो, बेनीमारू ने कहा कि उन्होंने हमें किराए पर लेने का प्रस्ताव भी नहीं दिया। नारीज, मैं बस यही नतीजा निकाल सकता हूँ कि वे आते ही हम सबको मारने के लिए तैयार थे। शुना ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही, मेरी सेंस थ्रेट एक्स्ट्रा स्किल ने भी मुझे यही बताया था। वे पूरी तरह से हमारे दुश्मन थे, न ज्यादा न कम। तो ओर्क्स ओग्रेसिस को मरा हुआ चाहते थे, और बस इतना ही नहीं था। जिस रास्ते से मुख्य सेना और ये छोटी टुकड़ी गई है, हाकुरो ने कहा, आंखें मैप पर टिकाए हुए, वे शायद दलदली जमीन में फिर से इकट्ठा होंगे। जैसे ही उसने ORC लेबल किए हुए 2 मोहरों को आगे बढ़ाया, सबने नीचे देखा। वे सही थे। सीधी लाइन में आगे बढ़ते हुए वे ठीक उसी दलदली जमीन पर मिले जिसे छिपकली जैसे लोग अपना घर कहते थे। एक ऐसा इलाका जो मुख्य ओर्क सेना के फिर से इकट्ठा होने और आगे की लड़ाई की तैयारी के लिए काफी बड़ा था। ये मानते हुए कि उन्हें काम करने के लिए सूखी जमीन की कमी से कोई दिक्कत नहीं थी, तो वे निश्चित रूप से छिपकली जैसे लोगों से कभी न कभी टकराएंगे, है ना? क्या वे उन्हें खत्म करना चाहते थे ताकि वे जंगल के राजा बन सकें, या कुछ और? इस तरह से देखा जाए तो मुझे इतना यकीन नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। या शायद वे किसी डेमन लॉर्ड के साथ मिले हुए हैं, जैसा कि तुमने कहा। उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये डेमन लॉर्ड का सपोर्ट है। हमें जल्दबाजी में नतीजों पर नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर वे किसी के साथ काम भी कर रहे हैं तो जंगल के मुख्य पावर ब्रोकर्स को खत्म करने से क्या हासिल होगा? वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन आखिर में हालांकि किसी को भी इस बारे में पक्का अंदाजा नहीं था कि ओर्क्स क्या चाहते थे, जो सबसे जरूरी सवाल था। इसके अलावा, शुना ने फुसफुसाया, ओक्स 2 लाख की सेना को खाना कैसे खिला रहे हैं? इस बात पर सभी एक पल के लिए जम गए। कैसे? बेनीमारू ने पूछा। इसीलिए तो वे खाने का सामान जब्त कर रहे हैं, है ना? फिर वे चुप हो गए, ये महसूस करते हुए कि ये कितना अजीब लग रहा था। शुना की बात सही थी, ये ठीक नहीं लग रहा था। सोई, क्या छोटी टुकड़ी के साथ कोई सप्लाई टीम थी? मैंने कोई नहीं देखी।
नहीं, मुख्य सेना के पीछे खाने का सामान ले जाने वाला एक कारवां था, लेकिन सच में साइज के हिसाब से ये काफी नहीं था। 2 लाख की सेना को खिलाने के लिए ये बिल्कुल भी काफी नहीं था। नदी के पास मार्च करने से ताजे पानी की चिंता तो खत्म हो गई, लेकिन वे असल में खुद को सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। उनके पास जो भी खाना था वो जल्दी खत्म हो जाएगा। दोनों सेनाओं को कुछ चाहिए था, है ना? मुझे शक था कि ओक्स ने पूरी मिलिट्री फोर्स को सप्लाई करने का कोई ऐसा तरीका इजाद कर लिया होगा जिसके बारे में किसी को पता न हो। लेकिन मुझे ये भी शक था कि वे लड़ते समय उन सभी ओर्क्स को भूखे मरने देंगे, और अगर उन्होंने स्प्लिंटर फोर्स को सप्लाई करने की जहमत नहीं उठाई तो वे ओग्रेसिस का खाना छीनकर उसे मुख्य सेना को वापस नहीं देंगे। उन्हें भी अपना पेट भरना था, और स्प्लिंटर फोर्स हो या ना हो, हम फिर भी कई हजार बड़े ओर्क्स की बात कर रहे हैं, और इतने सारे लोगों को पोटेंशियल भुखमरी में ढकेलना बहुत बड़ी बात थी। मैंने देखा कि सोई कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन खुद को रोक लिया। क्या हुआ? मैंने पूछा। क्या तुम कुछ कहना चाहते थे? ये मेरी तरफ से सिर्फ एक अंदाजा है, लेकिन मुझे हैरानी है कि शायद वे भुखमरी या लड़ाई के घावों से मरने वालों की लाशों को खा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने उन युद्ध मैदानों की पूरी जांच की जहाँ वे लड़े थे, तो मुझे एक भी लाश नहीं मिली। क्या? बेनीमारू चिल्लाया। हमारे अपने वतन को मिलाकर? हाँ, वहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा था, नहीं कोई। कैसे? अरे नहीं, ओग्रे माजगरों के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उफ, मैं समझ सकता था कि क्यों। क्या ओर्क्स ऐसे होते हैं? सिर्फ ये सोचकर ही मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। ये मानना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि वे सर्वाहारी होते हैं, लेकिन सच में? सोई ने रिगर्ट और काइजिन को भावहीन तौर पर देखा। ये सिर्फ एक अंदाजा है, उसने दोहराया, लेकिन जहाँ भी उनके होने का पता चला, मुझे एक भी लाश नहीं मिली, और हमारा वतन पूरी तरह से खाली था। यही पूरी सच्चाई है। और इससे एक खास स्किल याद आती है। वे रुके और उनके चेहरे पर शिकन आ गई। नहीं, बेनीमारू चिल्लाया। एक ओर्क लॉर्ड? हाँ, मैंने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि एक ओर्क लॉर्ड सामने आया है। मैंने कम से कम ऊंचे दर्जे के ओर्क नाइट्स की पुष्टि कर दी है। शायद वही हमारे हमलावर हैं। हाँ, बिल्कुल, उनकी ताकत को देखते हुए उन्हें ऐसा होना ही चाहिए। मैं तो उनके बीच ओर्क जनरलों की भी कल्पना कर सकता हूँ। इससे निश्चित रूप से सब कुछ साफ हो जाएगा। ओग्रे माजगरों के चेहरे और भी चिंतित लगने लगे। ऐसा लगा कि वे जानते थे कि ये ओर्क लॉर्ड कौन था, हालांकि इसका मेरे लिए, काइजिन के लिए या दूसरे हॉबगॉब्लिन के लिए कोई मतलब नहीं था। अरे वाह, ये ओर्क लॉर्ड कौन है? काइजिन ने आखिरकार खुद को फ्रीज से बाहर निकालते हुए कहा। क्या आप हमें इस बातचीत में शामिल कर सकते हैं प्लीज? हाँ, मैंने कहा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। ये हमारी पहली जानकारी थी कि ओर्क लॉर्ड असल में कितना डरावना था। संक्षेप में कहें तो एक ओर्क लॉर्ड एक अनूठा मॉन्स्टर था जिसके पास एडवांस्ड लीडरशिप स्किल्स थीं। वे हर कुछ 100 सालों में एक बार अचानक से प्रकट होते थे और पूरी दुनिया में अराजकता फैलाते थे। दूसरे शब्दों में, एक बहुत बुरा आदमी। जो चीज उन्हें इतना खतरनाक बनाती थी वो उस स्किल थी जिसके साथ वे पैदा हुए थे। वो अनूठी स्किल जिसे सिर्फ रैवेनस के नाम से जाना जाता है। ये कास्टर को अपने साथियों को अपने आसपास की हर चीज को खाने की अनुमति देता है, टिड्डियों के झुंड की तरह। उन्हें ऐसी भयानक भूख से परेशान करना जिसे वे कभी शांत नहीं कर सकते। पीड़ितों के लिए ये यातना जैसा लगता था, लेकिन इसका जादू करने वाले को बहुत फायदा होता था। ये एक ही बार में पूरे इलाकों से सभी ऑर्गेनिक चीजों को बहुत कुशलता से हटा देता था और उसे अपने लिए एनर्जी में बदल देता था। और भले ही इससे तुम्हारे लोग भूखे मर जाएं, अरे हाँ, क्योंकि इससे वे भूखे मरते थे, इसका आखिरी असर बहुत ज्यादा पावरफुल होता था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि खाने की तलाश में भागते समय झुंड जिन भी राक्षसों को खाते थे, उनकी स्किल्स ट्रांसफर हो। कास्टर की ओर मॉन्स्टर की शक्तियाँ, शारीरिक विशेषताएं, यहाँ तक कि स्किल्स भी। ये हर बार पक्का नहीं था, लेकिन आप जितने ज्यादा मॉन्स्टर खाते थे, आपकी चांस उतने ही बेहतर होते थे। दूसरे शब्दों में, क्या ओर्क्स जंगल के ऊंचे लेवल के मॉन्स्टर को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? वे उनकी शक्तियों को अपने लिए लेने की कोशिश कर रहे हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। इससे ये साफ हो गया कि मेरे साथियों ने पहले ही ये नतीजा निकाल लिया था। हम सब कुछ पलों के लिए रुक गए। हमारे आसपास की हवा भारी हो गई थी, चाहे हमारे बीच ओर्क लॉर्ड का कोई पक्का सबूत हो या न हो। बेशक हम इस खतरे के खिलाफ लाचार नहीं थे। ये मॉन्स्टर पहले भी कई बार सामने आ चुका था और उनसे निपटने की एक जानी मानी रणनीति पहले से ही थी। और ये क्या है? मैंने बेसब्री से पूछा। ओग्र जादूगरों ने एक दूसरे को अजीब तरह से देखकर जवाब दिया। काइजिन और रिगर्ड उन्हें घूर रहे थे, थोड़ा परेशान होकर।
ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन पिछले ओर्क लॉर्ड्स को इंसानों की कोशिशों से ही हराया गया है। रैवेनस एक शक्तिशाली अनोखी स्किल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये तभी काम करती है जब ओर्क लॉर्ड उन लोगों की शक्तियों को छीन लेता है जिन्हें वो हराता है। जबकि मॉन्स्टर के पास जन्मजात स्किल्स या दूसरे जादू से जुड़े असर हो सकते हैं जिन्हें एक ओर्क लॉर्ड अपने लिए ले सकता है, इंसानों के पास ऐसा कुछ नहीं होता। उनके पास आर्ट्स होते हैं, स्किल्स नहीं, और वे पूरी तरह से अभ्यास और मेहनत का नतीजा होते हैं। यही वजह है कि एक इंसानी देश या देशों का समूह ऐसे खतरे को हरा पाता है। जानवर को खाना मत दो और वो बढ़ेगा नहीं, है ना? मुझे लगता है कि वे ये कहने में हिचकिचा रहे थे क्योंकि इसका मतलब था कि हमें देर सवेर इंसानों को शामिल करना पड़ेगा। खैर, कम से कम अब हमारे पास कुछ तो था जिस पर हम काम कर सकते थे। हमें इस बात का मोटा मोटा अंदाजा था कि ओर्क लॉर्ड ने कौन सी स्किल्स छीनी होंगी और हम उनसे निपटने के तरीके ढूंढ सकते थे। हो सकता है कि ये अभी उतना बड़ा खतरा ना हो, ये मानते हुए कि वो बहुत लंबे समय से आसपास नहीं रहा होगा। शायद ये मेरे सोचने से ज्यादा आसान होगा, शायद नहीं। उसके पास पहले से ही एक नाइट कॉप्स की और साथ ही 2 लाख भूखे लार टपकाते ओर्क्स की फौज भी थी। वो और जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने उन सभी लोगों को हथियार और कवच देने के लिए फंड किया था। ज्यादा आशावादी होने का कोई मतलब नहीं है। अगर उसे रैवेनस के जरिए कोई इंटेलिजेंस बूस्ट मिला तो मुझे यकीन है कि वो समय के साथ एक डेमन लॉर्ड भी बन सकता है। हर तरफ बुरी खबर। निश्चित रूप से हमें उसके पास जल्दी पहुंचना चाहिए था, लेकिन खैर, अभी किसी महान हीरो के आने का बहुत अच्छा समय होता, लेकिन दुख की बात है कि मेरे पास कोई नहीं था। ठीक है, चलो देखते हैं कि ये ओर्क लॉर्ड मौजूद है या नहीं, इससे पहले कि कुछ और हो। अगर सच में कोई पैदा हुआ है तो मुझे लगता है कि हमें कबाल और मेरे बाकी एडवेंचरर दोस्तों को एक मैसेज भेजना चाहिए। हाँ मेरे लॉर्ड, रिगर्ड ने इस विचार पर सिर हिलाया। उन्होंने बताया था कि वे एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिसे वे गिल्ड कहते थे, जो असाइनमेंट देता था। शायद गिल्ड हमारी मदद कर सकता है अगर कबाल कोई रास्ता निकाल दे। सच कहूं तो मुझे और ज्यादा विरोध की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कबाल और उसके दोस्त कम से कम पहले हमारे प्रति जरूर दयालु थे। कोई स्टीरियोटाइपिंग या ऐसा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि मैं अपने बचे हुए मैजिस्टील के कुछ टुकड़े बेचकर गिल्ड की मदद के लिए पैसे जुटा सकता हूँ। वे शायद गुजरते हुए मॉन्स्टर्स को मना कर दे, लेकिन वे सही कीमत को मना नहीं कर सकते। या फिर मैं बौने भाइयों से अपनी तरफ से बातचीत करवा सकता हूँ। एक ओर्क लॉर्ड इंसानों के लिए उतना ही खतरा होगा जितना हमारे लिए। हमारे पास मोलभाव करने के लिए बहुत कुछ था। असल में अगर हमें पता होता कि इंसान इसमें अहम भूमिका निभाएंगे तो शायद हमें जल्द से जल्द एक मैसेज भेजना चाहिए था। अगर छिपकली वाले पहले ही खत्म हो गए थे तो ओर्क्स बहुत ज्यादा संभावना है कि इंसानी राज्यों पर हमला करेंगे, और चाहे वे इंसानों से खाना खा सके या नहीं, 2 लाख ओर्क्स वहां के लगभग किसी भी देश के लिए जीवन मरण का खतरा होंगे। अभी के लिए हमें और जानकारी चाहिए थी, यही मेरा मूल मंत्र था। जब मैंने कॉन्फ्रेंस जारी रखी तभी अचानक सोई अकड़ गया और दर्द से कराहने लगा। क्या हुआ? ठीक है, उसने शुरू किया। मेरे रेप्लिकेंट क्लोन ने किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया है जो आपसे बात करने पर जोर दे रहा है। सर, आप क्या सोचते हैं? संपर्क? और उन्होंने मेरा नाम भी लिया? कौन है भला? सच कहूं तो इस दुनिया में मेरे ज्यादा जान पहचान वाले नहीं थे। क्या ये कबाल था? शायद शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर? नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें अपने घर से यहाँ आने में कई हफ्ते लगे। 1 महीने से ज्यादा की राउंड ट्रिप मुमकिन नहीं। इस कॉन्टैक्ट ने मुझे अपना नाम नहीं बताया मेरे मालिक। वो बस आपको एक मैसेज भेजना चाहती है और वो काफी जिद पर है। वो एक ड्रायड है। सबकी भौहें हैरानी से ऊपर उठ गईं। मुझे लगता है एक काफी मशहूर मॉन्स्टर। नहीं, रिगर चिल्लाया। कई दशक हो गए जब आखिरी बार किसी ड्रायड ने खुद को दिखाया था, है ना? वे तो लगभग गायब ही हो गए हैं। अब कोई क्यों दिखेगा? हॉबगॉब्लिन के लिए वे सब लगभग पौराणिक किरदार थे, और पूर्व ओग्रे सोई के जवाब को देखते हुए वे काफी हाई लेवल के रहे होंगे। जिसने सोई को देखा और उससे संपर्क किया, भले ही वो अपने रेप्लिकेशन को छिपाने में कितना भी माहिर क्यों ना हो, इससे पता चलता है कि हम किस कैलिबर से निपट रहे थे। तो बेहतर होगा कि इस ड्रायड को गुस्सा न दिलाएं। ठीक है, मैं उससे मिलूंगा, उसे यहाँ ले आओ। ऐसा लगता है कि मेरा सोचना सही था। मेरे हाँ कहने की कुछ देर बाद ही कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और एक नई आकृति दिखाई दी। उसने सोई रेप्लिकेंट से 1 सेकंड कम नहीं लिया, तब भी जब उसने उसे वापस लाने के लिए शैडो मोशन का इस्तेमाल किया। उसे वह कहना असभ्य था। वो एक महिला थी और बहुत खूबसूरत। उसके बाल हरे थे, उसकी त्वचा गोरी, उसका शरीर सुडौल, तराशा हुआ, बिल्कुल एक नॉर्डिक देवी की तरह। उसके रसीले होंठ हल्के नीले रंग के थे जो उसकी गहरी नीली आंखों से पूरी तरह मेल खाते थे। वो इंसानी हिसाब से लगभग 20 साल की लग रही थी, लेकिन वो पक्का इंसान नहीं थी। वो अर्ध पारदर्शी थी और कोई भी देखने वाला बता सकता था कि उसके शरीर का कोई वजन या असली शारीरिक मौजूदगी नहीं थी।
ड्रायड्स सच में परियों की नस्ल थी जो आध्यात्मिक जीवन के इतने करीब थीं जितना कोई देख सकता था। बाद में मुझे पता चला कि वे ट्रिएंट्स की रखवाली करती थीं, जो जीवित पेड़ जैसे लोग थे, जो जंगल के आसपास एक और ऊंचे दर्जे की मौजूदगी थी। रैंकिंग के मामले में वे आसानी से ए या उससे बेहतर थीं, इफ्रिट के बराबर, और इसमें कोई शक नहीं कि रिगर्ड और हॉबगॉब्स के लिए एक डरावनी मौजूदगी थी। लेकिन वो चाहती क्या थी? कॉन्फ्रेंस टेबल पर सन्नाटा छा गया। ड्रायड्स भले ही वे बहुत लंबी उम्र की थीं, शायद ही वे अपने पवित्र स्थलों से बाहर निकलती थीं। कुछ लोग उन्हें पूरे जूरा के जंगल की रखवाली मानते थे और कुछ ही खुशकिस्मत लोग उन्हें खुद देख पाते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वे दुष्टों जो जंगल को नुकसान पहुंचाते थे उन्हें दैवीय सजा देती थीं। बेनिमारू और दूसरे पूर्व ओग्रे ने भी रिगर्ड की तरह ही प्रतिक्रिया दी, लेकिन ड्रायड ने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने एक पल के लिए कमरे का जायजा लिया और फिर अपनी नजरें मुझ पर टिका दी। राक्षसों के नेता और आपके अनुयायियों को मेरा नमस्कार। मैं ट्रेनी हूँ, एक ड्रायड। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। वो मुस्कुराई जैसे कोई कली फूल बन रही हो। बस इतना ही काफी था कि मैं सोचने लगा कि क्या मैं शायद उसके बारे में ज्यादा सावधान हो रहा हूँ। उसमें परियों जैसी सुंदरता थी, ये बिल्कुल सच था। आपको भी। मेरा नाम रिमिरू है। हम यहाँ कैजुअल रह सकते हैं, ठीक है? वो राक्षसों के नेता वाली बकवास नहीं। मुझे धरती पर ही निकनेम से नफरत थी। मैं यहाँ कोई निकनेम नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये सुनिश्चित किया कि बाकी लोग अपना परिचय देने से पहले ही मैं इसे खत्म कर दूं। तो मैंने कहा, अभी भी अपनी शर्म दूर करने की कोशिश करते हुए, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? धन्यवाद। मैं इस जंगल में हो रही घटनाओं पर चर्चा करना चाहती हूँ, ऐसी घटनाएं जिनके बारे में मुझे लगता है कि आप सभी जानते हैं। जूरा के जंगल के नियुक्त वार्डन में से एक होने के नाते मैं इन आपदाओं की इस श्रृंखला को बिना किसी कार्यवाही के नहीं छोड़ सकती, और इसलिए मैं आपके सामने आई हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकती हूँ। उसने मुझे देखने से पहले एक एक करके सभी प्रतिभागियों को सिर हिलाकर जवाब दिया। ट्रेनिया तो एक नाम वाला मॉन्स्टर, इसमें कोई शक नहीं कि हाई लेवल का। लेकिन यहाँ क्यों? बेनिमारू ने पूछने की हिम्मत की। निश्चित रूप से ऐसी जातियां हैं जिनसे आप मदद के लिए संपर्क कर सकते थे। ये आसपास के इलाके में सबसे शक्तिशाली चौकी है। दूसरे अब मौजूद नहीं हैं। उनके लोग अब गैबिल नाम के छिपकली आदमी से जुड़े हुए हैं। ट्रिएंट एक जगह से दूसरी जगह जाने में असमर्थ हैं और इसलिए दूसरी जातियों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करते। अगर उन पर किसी बाहरी दुश्मन या प्राकृतिक आपदा का हमला होता तो वे खुद का बचाव करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। हमें ड्रायड्स को बाहरी दुनिया में यात्रा करने की अनुमति केवल इन आध्यात्मिक रूपों में मिलती है, और मुझे अफसोस है कि हम में से बहुत कम लोग हैं। अगर इन सब का मूल कारण उस ट्रिएंट कम्युनिटी पर हमला करता जिसके साथ हम अपना जीवन साझा करते हैं, तो हमारे पास उन्हें प्रभावी सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। इसीलिए मैं आपकी शक्ति का उपयोग करना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें। उसने एक और खुशमिजाज मुस्कान के साथ बात खत्म की। उसकी शानदार शक्ल के विपरीत जिस तरह से वो बात कर रही थी, वो अजीब तरह से सुकून देने वाली थी। वे सच में बहुत लंबे समय तक जीने वाली जाति रही होगी। उसने इतने सालों में बहुत कुछ देखा होगा। सवाल ये था कि क्या उस पर विश्वास किया जा सकता था? इफ्रिट जितना ताकतवर, उनमें से कई इस समुदाय में, या जो भी हो, वे भी ओर्क्स को संभाल नहीं सकते थे। क्या वो हमें चारा बनाना चाहती थी? शायद, या कोई और मकसद था। तुम असल वजह की बात कर रही हो, हाकुरो ने कहा। क्या इसका मतलब है कि तुम जानती हो कि अभी जंगल में क्या हो रहा है? हाँ, ट्रेनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। एक ओर्क एक बड़ी सेना के साथ उस पर हमला कर रहा है। बिना सोचे समझे दिए गए इस खुलासे ने कॉन्फ्रेंस रूम में एक बार फिर सन्नाटा से फैला दिया। क्या हमें इसका ये मतलब समझना चाहिए कि तुमने ओर्क की मौजूदगी की पुष्टि कर दी है? हाँ, और अगर वे हमारी ट्रिएंट कम्युनिटी पर हमला करते हैं तो हमारे पास उनका मुकाबला करने का कोई असरदार तरीका नहीं है। वे जहाँ जड़े हुए हैं वहां से हिल नहीं सकते, और उनका जादुई जादू मौत से न डरने वाली ओर्क जाति के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। हम शायद उन्हें आग से जलाकर राख कर सकते हैं, लेकिन ये ट्री लोगों पर उल्टा पड़ सकता है, और वैसे भी किसी ने इसमें महारत हासिल नहीं की है। और इससे ज्यादा ताकतवर कोई भी चीज जो एक साथ पूरी सेना पर हमला कर सके, वो ट्रिएंट्स को भी खत्म कर देगी। वो ट्रेनी रुकी। उसने सबको देखने से पहले फिर से अपनी नजरें मुझ पर टिका दी। इसके अलावा हमने पता लगाया है कि एक हाई लेवल मैजिक बॉन्ड इस ओर्क को सपोर्ट करने के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। ड्रायड्स होने के नाते हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। हमें पक्का नहीं पता कि कौन सा डेमन लॉर्ड इस सब के पीछे है, लेकिन हम इन घुसपैठियों को अपने जंगल के साथ जो चाहे वो नहीं करने देंगे। जैसे जैसे वो बोल रही थी, उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक रही थीं। जंगल के सबसे शक्तिशाली जीवों में से एक होने के नाते ट्रेनी की मौजूदगी ने कमरे में एक इलेक्ट्रिक माहौल बना दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में एनर्जी दौड़ रही हो। ठीक है, हम मदद करना चाहेंगे, लेकिन आप ठीक ठीक हमसे क्या करवाना चाहती हैं?
मैं चाहती हूँ कि तुम और क्लॉड को हरा दो। ट्रेनी ने तुरंत